दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का एक नई वीडियो में फ्रॉम द कैपिटल एंड द लार्जेस्ट सिटी ऑफ फ्रांस, पेरिस से। क्या आइकॉनिक सिटी है यार, क्या मार्वेलस आर्किटेक्चर है वैसे। ओ भाई साहब इतनी भीड़ यार, लाइन देखो कितनी लंबी है। कोई लोग लाइन में कुछ ऐसे भी होते हैं। मैं वीडियो क्या बनाने लगा बीच में ही घुस गया। कितने लोग खड़े हैं यार, सभी आए हुए फोटोज के लिए। क्रूज से लोग सारे हेलो कर रहे हैं। मेरा बहुत ही लव हेट रिलेशनशिप रहा है फ्रेंच स्पीकिंग सिटीज कंट्रीज के साथ। पिकनिक बना सकते हो शांति में, थोड़ी देर सांस ले। ये तो भाई बिल्कुल लग रहा है मैं वेस्ट अफ्रीका में आ गया। ओ भाई साहब हट जो। अरे गाड़ी कितनी मस्त है, रोड के बीचों बीच खड़ा हूँ मैं। चलो भागते हैं। अगर आप आने वाले दिनों में पेरिस घूमना आना चाहते हो, या फिर आप जानना चाहते हो कि व्हाट द सिटी हैज टू ऑफर, या फिर आप पेरिस को मॉन्ट्रियल से कंपेयर करना चाहते हो, तो दिस इज द ओनली वीडियो दैट यू नीड टू वॉच। और अगर आज की आप पेरिस की वीडियो पूरी देख लेते हो तो इसके अलावा आपको पेरिस शहर के ऊपर कोई और वीडियो देखने की कभी जरूरत नहीं है। आप लोग शायद जानते होंगे कि द सोल ऑफिशियल एंड प्रीडोमिनेंट लैंग्वेज इन दिस सिटी एंड द कंट्री ऑफ फ्रांस इज ऑफ कोर्स फ्रेंच, एंड दैट मेक्स पेरिस द लार्जेस्ट प्राइमरीली फ्रेंच स्पीकिंग सिटी इन द वर्ल्ड। आप लोग ये भी जानते हो कि पेरिस आने से पहले मैं था मॉन्ट्रियल में, विच हैपेंस टू बी इन द क्यूबेक प्रोविंस ऑफ कनाडा, जो कि एक फ्रेंच speaking region, and Montreal is considered to be the most European city in North America। साथ ही साथ मॉन्ट्रियल को हम दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट प्राइमरीली फ्रेंच स्पीकिंग सिटी भी कह सकते हैं। और मॉन्ट्रियल में कुछ दिन बिताने के बाद मैंने डिसाइड करा कि आई वांट टू कंपेयर द टू लार्जेस्ट फ्रेंच स्पीकिंग सिटीज, एंड इंस्टेड ऑफ एक्सप्लोरिंग क्यूबेक प्रोविंस और द रेस्ट ऑफ कनाडा, मॉन्ट्रियल के बाद मैं सीधा फ्लाइट लेके पहुंच गया पेरिस, ताकि मैं इन दोनों सिटीज को कंपेयर कर सकूं। सबसे पहले तो मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं कि पेरिस सिटी हैज सो मच टू ऑफर कि इट इज इम्पॉसिबल टू कवर एवरीथिंग इन जस्ट वन वीडियो। आपको क्या देखना है, फिर आपका किस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट है, दैट इज वेरी सब्जेक्टिव। और पेरिस दुनिया भर के एक्सपीरियंसेस से भरी पड़ी है। द सिटी हैज अ लॉट ऑफ आर्ट, कल्चर, आर्किटेक्चर, हिस्ट्री, कैथेड्रल्स, पार्क्स, फैशन, बिस्ट्रोस, कैफेज, गैस्ट्रोनॉमी, रेस्टोरेंट्स एंड व्हाट नॉट। मैं खुद इस शहर पेरिस में 7-8 बार आ चुका हूँ और लंबी ड्यूरेशन तक भी यहाँ पे रहा हूँ, लेकिन आज तक मैंने खुद ने भी यहाँ के सबसे इंपॉर्टेंट लैंडमार्क सभी नहीं देखे हैं। और क्योंकि हम एक ही वीडियो में मैक्सिमम चीजें कवर करने वाले हैं तो टाइम थोड़ा लिमिटेड रहेगा, इसलिए हम काफी चीजों के ऊपर बात नहीं करने वाले हैं, जैसे कि पेरिस शहर की हिस्ट्री, या फिर फ्रांस एज अ कंट्री, किंगडम ऑफ फ्रांस, फ्रेंच रेवोल्यूशन, यहाँ के केल्टिक ट्राइब्स, रोमन एम्पायर, या फिर कैसे इतनी हिस्टोरिक 2000 सालों से भी ज्यादा पुरानी सिटी पेरिस सेटल हुई थी। इन सभी चीजों पे बात ना करके दिस विल बी अ वेरी टूरिस्टी वीडियो। हम एक्सप्लोर करने वाले हैं पेरिस के सबसे पॉपुलर लैंडमार्क्स लाइक चर्चेस, स्ट्रीट्स, नेबरहुड्स, गार्डन्स, मार्केट्स, नॉट म्यूजियम्स। इसके अलावा यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन, कैफेज, रेस्टोरेंट्स, बॉलंजरीज, पैटिसरीज, बेकरीज, एटसेट्रा एटसेट्रा। और ये जो भी एक्सपीरियंसेस है थोड़े से बायस्ड होने वाले हैं एज पर माय पर्सनल लाइकिंग्स एंड फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। इससे पहले कि हम आज की वीडियो स्टार्ट करें, आप लोगों के लिए एक टिप है, अगर आप पेरिस आने का सोच रहे हो तो डोंट ट्राई टू कवर एवरीथिंग इन जस्ट वन ट्रिप। जैसा मैंने कहा, इतनी सारी चीजें इस सिटी में, चीजें स्प्लिट कर लो। एसेंशियल्स हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे, और कोई जगह अगर हम नहीं जा पाते तो इसी वीडियो में मैं सारी चीजें आप लोगों को रिकमेंड कर दूंगा कि अगर आप लोग इधर आते हो तो आप कहाँ कहाँ और जा सकते हो। मान गए उस्ताद, डेडिकेशन मान गए। पेरिस के बारे में एक बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन, पेरिस सिटी 20 अरोंडिसमेंट में डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसका मतलब है यहाँ की ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट्स या नेबरहुड्स कह लो। और ये जो 20 अरोंडिसमेंट है, इनके नंबर्स है, द लोअर द नंबर द मोर सेंट्रल इट इज, एंड द फर्स्ट अरोंडिसमेंट इज नेक्स्ट टू द लूवर म्यूजियम। लेकिन इन नंबर से ज्यादा जरूरी नेबरहुड्स को जानना है, जो आप इस वीडियो में अच्छी तरह समझोगे। दोस्तों हमारे आज के पेरिस एक्सप्लोरेशन का सबसे पहला स्टॉप होने वाला है ये स्ट्रक्चर, जिसको ऑब्वियसली डिस्क्राइब करने के लिए मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। आईफिल टावर 7th अरोंडिसमेंट में पड़ता है, और चाहे मैं इसकी तारीफ करूं या बुराई, इसके ऊपर जाके अपना एक्सपीरियंस चाहे वर्ल्ड का बेस्ट हो या चाहे वर्स्ट हो, देयर इज नो पॉइंट कि आप पेरिस सिटी आओ और आप आईफिल टावर ना जाओ। मतलब दुनिया का सबसे पॉपुलर लैंडमार्क है, और इसीलिए मैं भी आज इसके ऊपर नहीं जाने वाला। मैं पहले 2-3 बार इस पे गया हूँ, और आप लोग अगर कभी आते हो तो 2 से 3 घंटे इस पे लगेंगे। सेकंड फ्लोर का नजारा थोड़ा ज्यादा बेहतर है, ज्यादा क्लियर दिखता है। टॉप फ्लोर पे काफी भीड़ हो जाती है और लिफ्ट आने में भी काफी टाइम लगता है, तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि सेकंड फ्लोर से देखो, ज्यादा बेहतर है। मैं इसके फर्स्ट फ्लोर पे एक रेस्टोरेंट है, मैडम ब्रेसरी या कुछ ऐसे, काफी महंगा था, उस पे भी गया हूँ। कोई मेरी फोटोज वीडियोज होंगी तो मैं इधर अटैच कर दूंगा, लेकिन आज इधर जाने का कोई फायदा नहीं है। हालांकि मैं रिकमेंड जरूर करूंगा कि आप अगर पेरिस आओ तो इस पे जरूर जाना। 330 मीटर ऊंचा ये टावर है, और जब ये बना था तो पेरिस के लोकल लोग इससे नफरत करते थे कि क्या इतना बूढ़ा लोहे का ये टावर सा बना दिया इतना ऊंचा, और इसको 20 साल के बाद तोड़ने का प्लान था, लेकिन इसे डेमोलिश नहीं किया गया, क्योंकि आगे मिलिट्री ने रियलाइज करा कि इतना ऊंचा ये जो टावर बना दिया ये एक रेडियो एंटीना का परफेक्ट काम करेगा, इसलिए इसे तोड़ा नहीं गया। और आज के दिन लाखों करोड़ों लोग इसे घूमने आते हैं। शाम के समय अंधेरा होते ही हर 1 घंटे बाद ये स्पार्कल करता है। मेरी कोई वीडियोस होगी तो लगा दूंगा इसी वीडियो में, तो रात को काफी सुंदर लगता है जब इसकी लाइट स्पार्कल करती है। और इसके ऊपर से
आप लोग जैसा जानते ही हो, पेरिस सिटी का एक पैनोरामिक व्यू दिखता है। गर्मी इतनी भयंकर हो रही है ना यार, बता नहीं सकता। और आज से सही 3 दिन पहले यहाँ पे पेरिस में लोग हीटर चला के सोने लग रहे थे, इतनी ज़्यादा ठंड थी। एकदम से इस हफ्ते इतनी ज़्यादा गर्मी है। इसी गर्मी के कारण पेरिस का ये आईफिल टावर भी हर साल मेल्ट होता है और इसकी हाइट लगभग 6 इंच बढ़ती है हर साल गर्मी की वजह से। इधर से बढ़िया फोटोज आती है, आप लोग भी कभी आओ तो इसी स्पॉट पे आ सकते हो। सामने कुछ हॉप ऑन हॉप ऑफ टूरिस्ट बसेज आने लग रही है, इतनी गर्मी में भी टूरिस्ट बैठे हैं जिसके ऊपर। अब दोस्तों अपन चलते हैं मेट्रो स्टेशन की तरफ अपनी सेकंड डेस्टिनेशन पे जाने के लिए। पेरिस सिटी में आया तो बहुत हूं, पर मैंने इधर वीडियोस नहीं बनाई। एक वीडियो बनाई है शायद 2022 में जब मैं इधर आया था, पर वो भी कोई इतनी डिटेल्ड नहीं थी। ये रहा मेट्रो स्टेशन, चलते हैं नीचे। M6 लेंगे अपन। 2025 से पहले मैं जब भी पेरिस आता था यहाँ पे ना, मेट्रो की टिकट के लिए वो पेपर टिकट लेनी पड़ती थी। लेकिन 2025 में इनकी गवर्नमेंट ने सिस्टम बिल्कुल चेंज कर दिया। वो पेपर टिकट्स की जरूरत नहीं पड़ती, आप एक फिजिकल पास ले लो, नेविगो पास ट्रेन स्टेशन मिल जाता है, या फिर IDF मोबिलिटी ऐप मैं यूज करता हूँ, वो डाल लो फोन पे, या फिर बोंजोर NATP करके है वो डाल लो। ये वाली जो ऐप है मैं ये यूज करता हूँ, ये फोन में डाल लो और इस पे वीकली पास ले लो या मंथली पास ले लो, बिल्कुल सही पड़ता है। बाकी अगर आपको इधर ट्रांसपोर्टेशन का पास ना लेना हो, 1-2 बार ही सफ़र करना हो, तो आप सिंगल टिकट भी ले सकते हो, जो कि 2025 में 2.5 यूरो की थी। मैं दिसंबर में भी आया था 2025 में यहाँ पे। अब लेकिन 2026 में 0.05 सेंट्स बढ़ा दिए, 2.55 यूरो की है वो, जो कि अपने भारतीय 285 रुपये बने। मॉन्ट्रियल में जो मेट्रो थी, ट्रेन की सिंगल टिकट थी 3.75 कैनेडियन डॉलर्स, जो कि अपने मेरे ख्याल से 250-60 रुपये बनते होंगे। तो यानी कि पेरिस में थोड़ी महंगी है सिंगल टिकट मॉन्ट्रियल के कंपैरिजन में। बस की शायद 2.05 यूरो है। ये देखो आप यहाँ से जहाँ पे टिकट लिख रखा है यहाँ से ले सकते हो। देखो नेविगो लिख रखा है, पास भी ले सकते हो। मेरे पास पर फ़ोन में ही है IDF का पास। चलते हैं अपन अब सीधा, NFC से टैप हो जाएगा फ़ोन, यहीं से स्कैन हो जाएगा सीधा। पिछले एक हफ्ते में मैं न्यूयॉर्क सबवे, पेरिस मेट्रो, मॉन्ट्रियल मेट्रो तीनों में सफ़र कर चुका हूँ और मेरे ख्याल से तीसरे नंबर पे तो मैं न्यूयॉर्क सबवे रखूँगा, सेकंड पे मॉन्ट्रियल मेट्रो भी अच्छी है वैसे, काफ़ी सिंपल है, पर मेरे ख्याल से पेरिस की जो मेट्रोज़ है मॉन्ट्रियल से थोड़ी बेटर है। हमारा दूसरा स्टॉप आर्क दू ट्रियोम्फ। ये जो आप मेरे सामने देख रहे हो यही है आर्क दू ट्रियोम्फ, एक इनक्रेडिबली डिटेल्ड कोलोसल स्टोन आर्चवे स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ अ मैसिव स्टार शेप्ड ट्रैफिक इंटरसेक्शन, जिसे बोलते हैं प्लास शार्ल दू गोल। और इससे पहले कि मैं इस सड़क की बात करूं जिस स्ट्रीट से मैं ये आर्क दू ट्रियोम्फ को देखने लग रहा हूं, अभी मैं आप लोगों का ध्यान इस आर्क दू ट्रियोम्फ पे ही रखना चाहूँगा एक बार। 1806 में फ्रेंच एम्परर नेपोलियन ने बनवाया था ये, उनकी ग्रेटेस्ट मिलिट्री विक्ट्री के बाद। इस आर्च के सरफेस पे आप देख सकते हो खूब सारे बैटल के जो सीन्स है वो दर्शाए गए हैं अलग अलग फ्रेंच जनरल्स के द्वारा। नेपोलियन एक फ्रेंच एम्परर थे और रोमन एम्पायर भी इस तरह की काफ़ी ट्रायम्फल आर्चेस बनवाता था जीत के बाद, यानी कि जब वो जीतते थे तो अपनी डोमिनेंस दिखाने के लिए इस तरह की आर्च बनवा दी जाती थी। इनफैक्ट आर्क दे ट्रियम्फ से बाकी सारी ट्रायम्फल आर्क्स भी इन्फ्लुएंस हुई और इनमें से कुछ हमने देखी भी है, जैसे कि जब मैं मोल्दोवा की कैपिटल सिटी किसिनाउ में था, वहाँ पे भी इस तरह की एक ट्रियम्फल आर्क थी जो बिल्कुल ऐसी ही दिखती थी। साथ ही साथ रोमेनिया की कैपिटल सिटी बुखारेस्ट में भी हमने एक ऐसी आर्क देखी थी। अब ये आर्क दे ट्रियम्फ कई सारे एवेन्यूज को इंटरसेक्ट करता है। ये 8th अराउंडिस्मा में और मेरे ख्याल से 15 और 16 अराउंडिस्मा भी इधर ही है। अब ये जो सड़क है, ये जो एवेन्यू जिसमें मैं फिलहाल चलने लग रहा हूँ, ये है वर्ल्ड फेमस शांज़-एलीज़े। काफी ही पॉपुलर स्ट्रीट है, पॉपुलर एवेन्यू है, काफी चौड़ी सड़क है। इधर आपको खूब सारे फ्लैगशिप स्टोर्स देखने को मिलेंगे, बड़े बड़े कैफे जो आगे अपने को दिखेंगे। 2 किलोमीटर लंबी ये एवेन्यू है जो कि यहाँ से आर्क दू ट्रियोम्फ से लेके प्लास दू ला कॉनकॉर्ड तक जाती है, जिधर अपन मोस्ट लाइकली जाएंगे अपन इस वीडियो में भी। और फ्रांस की जो मिलिट्री परेड होती है वो भी इसी एवेन्यू पे होस्ट की जाती है। इसके अलावा जो टूर दू फ्रांस है
पॉपुलर साइकिलिंग इवेंट है, उसकी जो फाइनल स्प्रिंट फिनिश लाइन है वो भी यही है, शांज़-एलीज़े। टूरिस्ट की भीड़ लगी हुई है यहाँ पे, लोकल्स भी दिखेंगे आपको, पर खूब टूरिस्ट आमतौर पे देखने को मिलेंगे। देखो दोनों तरफ कैसे बड़े बड़े कैफेज है, बहुत चौड़ी सड़क है। बैठे इस टाइम धूप के समय भी बहुत ही स्ट्रैटेजिकली मेरे को पूरा दिन प्लान करना पड़ा, ताकि अपन एक लाइन में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें देख सकें। 2 किलोमीटर लंबी है ये सड़क जैसा मैंने बताया, और ऑब्वियसली पूरा अपन वॉक नहीं करेंगे क्योंकि अपने को बहुत सारी जगहों पे जाना है आज। तो कोई साइकिल या स्कूटर रेंट कर लेते हैं या फिर मेट्रो ले लेंगे। ये देखो पेरिस का आर्किटेक्चर बड़ा इंटरेस्टिंग और खूबसूरत है यार। हाउसमेनियन स्टाइल आर्किटेक्चर है मेरे हिसाब से, क्योंकि देखो क्रीम कलर के स्टोन फसाड्स आप देख सकते हो, बाहर ये आयरन की यूनिक सी बालकनीज। ये इसी तरह का आर्किटेक्चर आपको मोस्टली पेरिस में देखने को मिलेगा, हाउसमैन स्टाइल। साथ ही में अलग अलग मॉन्यूमेंट्स या नेबरहुड्स में और तरह का भी आर्किटेक्चर ऑब्जर्व करने को मिलेगा, नियो बारोक, रस्टिक या फिर 19th सेंचुरी का। और साथ ही साथ आपको पेरिस में हाईटेक और मॉडर्निस्ट आर्किटेक्चर भी देखने को मिलेगा कई जगहों पे। अभी इतनी गर्मी में वीकडे पे दिन में भी इतनी भीड़ है यहाँ पे, वीकेंड्स पे जनरली फ्राइडेज की शाम को, सैटरडेज की शाम को बहुत मैसिवली क्राउडेड हो जाती है सड़क। और हालांकि मोस्टली स्टोर्स ये बंद हो जाते हैं 8 बजे तक, तो पीक भीड़ आपको 7, सवा 7, 7:30 वीकेंड्स के दिन यहाँ पे देखने को मिलेगी। और अगर आपका भी फैशन में इंटरेस्ट है तो इस सड़क पे आपको बहुत ज़्यादा फैशन इंस्पिरेशन देखने को मिलेगी। तरह तरह के आपको स्टाइल्स के लोग कपड़े पहने हुए दिखेंगे। मैं खुद भी मतलब लोगों को ऑब्जर्व करता हूँ तो बहुत डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। ये मोनोप्री इनका पॉपुलर स्टोर है एक, बाहर आउटडोर सीटिंग भी बना रखी इन्होंने मस्त। चल के अपन फाइनली अब इस एवेन्यू से मेट्रो लेते हैं। यहाँ से हालांकि हम वॉक करके या बस लेके या साइकिल लेके पास में कई जगहों पे जा सकते हैं। अरे आते ही आ गई, ये तो प्यास लग रही थी, पानी लेना था। चलो अगली में ही चलेंगे, पहले पानी लेते हैं। Saint-Philippe-du-Rhône. फिलहाल मैं आ गया सीधा गैलरी लफाइट मॉल, और इधर आने के 2 ही कारण है। पहला कारण तो ये है, सीधा इधर आती इधर पहुंच जाओ टेरेस पे। दूसरा कारण अभी दिखाता हूँ चल के अंदर ही। इधर सारे लग्जरी फैशन स्टोर्स आपको दिखेंगे। जिस तरह लंदन में ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे सेल्फ्रिजेस है, उस तरह से इधर ये गैलरी लफाइट हॉसमैन है। जो मैं दूसरा कारण कह रहा था वो ये है, इसकी 43 मीटर ऊंची है डोम, जो कि बहुत खूबसूरत है यार। नीचे सारी तरह के स्टोर्स है, ये महंगी महंगी कंपनीज के। अब अपन लिफ्ट लेके सीधा ऊपर जाते हैं। यहाँ पे ज़्यादा कुछ अपने काम का इधर है नहीं। इसका आर्किटेक्चर बहुत ज़बरदस्त है यार इस स्टोर का। हमेशा लिफ्ट के लिए भीड़ रहती है यहाँ पे। सीढ़ी से जाता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो मैं, पर शायद नंबर आ जाएगा आज। नहीं आया भाई, नंबर कर दी बंद। चलो भागते हैं। ये है भाई इसका आर्किटेक्चर शानदार। वो सामने जो आपको ग्लास दिख रहा है उसकी भी लाइन लगती है, उस पर आगे अगर आपको फ़ोटो खिंचवानी है तो उधर ही वहाँ पे बुकिंग होती है, ऑनलाइन रजिस्टर करना होता है और फिर नंबर आता है। ये इसका डोम है यार, बहुत खूबसूरत है। अब इसके टेरेस पे चलते हैं। इधर स्टोर्स है खूब सारे। ये किसी ज्वेलरी के स्टोर पे आया हूँ मैं शॉट लेने के लिए। ये रहा टेरेस अपना। ओ भाई साहब, इतनी गर्मी, इतनी धूप। लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पे आया था मैंने इधर आइस स्केटिंग करी थी और अभी देखो लोग धूप में कैसे पड़े हैं, टेनिस देखने लग रहे हैं पेरिस ओपन। और ऊपर आने का कारण यही था, पेरिस सिटी का पैनोरामिक व्यू देख सकते हो इधर से आप, साथ में आईफिल टावर भी। बिल्कुल एग्जैक्ट इसी स्पॉट पे मैंने दिसंबर में आइस स्केटिंग करी थी। बिल्कुल बताना, वैसे बहुत बेकार होती है इधर की जो आइस स्केटिंग है, बस यूँ है कि नज़ारा बढ़िया है। और अभी देखो कितनी गर्मी, धूप में पड़े हैं सारे। इधर से नज़ारे देखो, भीड़ हो रही है, बाकी लोग आए हुए ऑब्वियसली ऊपर टेरेस से नज़ारा देखने के लिए। इधर इनका ओपेरा बहुत खूबसूरत है यार, आर्किटेक्चर तो इस शहर का। इतने लोग खड़े हैं यार, सभी आए हुए फ़ोटोज़ के लिए।
निकलते हैं यहाँ से फाइनली और चलते हैं अपने अगले स्टॉप की तरफ। एग्जिट इसकी यहाँ से है। गैलरी लफाइट तो हमने देख लिया और इसके बराबर में ही है ये मास्टरपीस पले गार्नियर, यानी कि होम टू द पेरिस ओपेरा। अगर आप लोगों का ओपेरा में इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली इसके अंदर आप विजिट कर सकते हो। बहुत ही खूबसूरत है यार, बाहर से भी एकदम फैसिनेटिंग। आर्किटेक्चर आप देख सकते हो, नियो बारोक स्टाइल है, जो कि लेट 19th सेंचुरी का एक स्टाइल है। नोटिस कर सकते हो आप कैसे एक थिएट्रिकल लेआउट दे रखा है इसे, और मतलब लग्जरियस मटेरियल्स लाइक गोल्ड यानी कि सोना भी आपको देखने को मिलेंगे, और बहुत ही डिटेल्ड है हर चीज़ ना, कितना इलेबोरेट तरीके से इन स्कल्पचर्स को दिखा रखा है। ये देखो, मार्बल भी आपको सिर्फ क्रीम नहीं, अलग अलग कलर्स के देखने को मिलेंगे। ये विजुअल ड्रामा क्रिएट करने के लिए ऐसा किया जाता है। मैं खुद नहीं गया इसके अंदर, पर जो भी लोग गए उनसे मैंने सुना है कि बहुत ही ज़बरदस्त है। और इनफैक्ट ये ना नीचे एक पानी का तालाब था इसके नीचे, उसके ऊपर बनवाया गया था इसे। इसका टूर लेना पड़ता है शायद, मेरा कोई ख़ास इंटरेस्ट भी नहीं था, तो अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ चलते हैं अब। मॉन्ट्रियल में कैफ़े ओलंपिको था, काफ़ी पॉपुलर कॉफ़ी के लिए जो मशहूर था। इधर एक कैफ़े डू ओलंपिया देखने को मिला। बाकी जल्दी चलेंगे अपन, इधर का खाना भी एक्सप्लोर करना है। पेरिस शहर के ऑलमोस्ट सभी चर्चेस शानदार है। मेरे पीछे जो आप देख रहे हो मैथलिन चर्च, इसमें मैं आया हूँ, ये भी बढ़िया है। मतलब एट दी एंड आपको डिसाइड करना होगा कि आपको देखना क्या क्या है, क्योंकि सारी चीज़ें तो आप 2-3 दिन में देख ही नहीं सकते। बिल्कुल सामने मेरे प्लास डू ला कॉनकॉर्ड, यानी कि पेरिस का लार्जेस्ट पब्लिक स्क्वायर। बीच में इसके जाइंट इजिप्शियन ओबेलिस्क है एक, और काफ़ी बड़ा स्क्वायर है। बराबर में इसके गार्डन है, और पीछे आप देख सकते हो इधर से भी आईफिल टावर दिखता है, ट्यूलेरिस गार्डन। एक बार गार्डन में होते हुए चलते हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ। प्लास डू ला कॉनकॉर्ड आने के पीछे का मेन रीज़न था ये ग्रीन चेयर्स जो आप देख रहे हो। इनमें से किसी भी एक चेयर पे अगर कोई खाली हो तो आप बैठ सकते हो, और सामने उधर आईफिल टावर को देख सकते हो, पिकनिक बना सकते हो, शांति में थोड़ी देर सांस ले सकते हो। इस तरह की खूब सारी और चेयर्स है वहाँ पे। देखो उस तरफ बहुत तिखी धूप है फिलहाल यहाँ पे, हालांकि आईफिल टावर का व्यू काफ़ी ब्लॉक हो रहा है, पर फिर भी इधर आप बैठ सकते हो। दोस्तों, जो पेरिस की वीडियो आप देख रहे हो, हालांकि पिछले महीने शूट हुई थी, लेकिन आज मैं किसी कारण ट्यूइलरी गार्डन से दोबारा गुजर रहा था 7 जुलाई 2026 को, और इन्होंने फिर से झूले लगा दिए यहाँ पे, प्रोग्राम कर दिया गर्मी में भी। ये जो झूला था ये ऊपर से घूम के आते हैं, मैं सर्दियों में झूला था, दोबारा लगा दी इन्होंने ऊपर जाके, उधर से उधर आईफिल टावर है, दिखता है। रात को काफ़ी अच्छा नज़ारा आया था। अभी तो ये धूप में है और हीट वेव दोबारा से आ गई है पेरिस में, चलने ही लग रही है गर्मी भयंकर। दिन में भी लोग बाग आए हुए हैं, रात को शायद और भीड़ हो जाएगी। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो इस ट्यूइलरी गार्डन में पिछले महीने नहीं थी जब ये वीडियो मैंने शूट करी थी, वो है ये, यानी कि ओलंपिक कोल्ड रन, जो कि 2024 में पेरिस समर ओलंपिक्स हुए थे तब यहाँ पे लगाया गया था, और हर समर्स में इसे यहाँ लगाया जाता है। पिछली बार जब मैं इधर आया तभी यहाँ पे नहीं था, लेकिन फिलहाल इंस्टॉल कर दिया गया है। शायद ये ना रात को इसे उड़ाते हैं, हीलियम बलून है ये, और ऐसा लगता है कि ये फ्लेम इनकी जलने लग रही है ओलंपिक्स की। मेरी जो पेरिस की वीडियो आप देख रहे हो, इसके बाद मैं फिर से मॉन्ट्रियल चला गया था, मॉन्ट्रियल से सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में, फिर उसके बाद फ्रेस्नो, फिर लॉस एंजलिस, फिर उसके बाद मैं गया नेवाडा यानी कि लास वेगस, और उसके बाद मैं गया एरिजोना ग्रैंड कैनियन, और उसके बाद फिर से मैं कैलिफोर्निया लौटा, और पिछले 10 दिनों से मैं दोबारा पेरिस में हूँ। ये जो गार्डन है फिलहाल, इसका नाम है ट्यूइलरी गार्डन। सबसे पॉपुलर गार्डन्स मुझे अगर पेरिस में कहने हो तो मेरे ख्याल से लग्जमबर्ग गार्डन होगा, और दूसरा ही है थोड़ा सा इससे भी बेहतर लग्जमबर्ग गार्डन माना जाता है, जो अपने रास्ते में भी आएगा। फिलहाल चलते हैं ट्यूइलरी गार्डन से बाहर निकलते हैं लूवर म्यूजियम की तरफ। इस गार्डन में क्रिसमस का मेला लगता है, और लास्ट मेले में आया था मैं इधर, ट्यूइलरी कार्निवल शायद जो भी नाम था उसका, बढ़िया था वो। इधर झूले लगे हुए थे सारे उस पूरे एरिया में, वो झूले थे मैंने कई।
लोग बैठे अपना शांति में आए हुए हैं, रिलैक्स कर रहे हैं चारों तरफ। क्या आइकॉनिक सिटी है यार, क्या मार्वेलस आर्किटेक्चर है वैसे तो पेरिस का। जब मैं पहली बार आया था मुझे कोई खास पसंद नहीं आई थी ये सिटी, दूसरी बार में भी इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई थी, लेकिन जब तीसरी बार मैं यहाँ पे आया था ना तब से मुझे सिटी बहुत पसंद आ गई थी। मेरा बहुत ही लव हेट रिलेशनशिप रहा है फ्रेंच स्पीकिंग सिटीज़ कंट्रीज़ के साथ, और मैं दुनिया भर की दर्जनों फ्रेंच स्पीकिंग कंट्रीज़ में गया हूँ, दुनिया के सभी कॉन्टिनेंट्स में। फ्रांस, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड, हेती, कनाडा, बेनिन, टोगो, मोरक्को, मोरिटानिया, बुर्किना फासो, माली, नीजर, आइवरी कोस्ट, सेनेगल, और पता नहीं कौन कौन सी कंट्रीज़ यार, याद ही नहीं, पता नहीं कितने देशों में गया हूँ, लेकिन आज तक मैंने फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सीखी। स्कूल के बच्चे आए हुए शायद, अलग अलग ग्रुप्स गार्डन को घूमने के लिए। मतलब यार जहाँ पे भी नज़र दौड़ाओ ऐसे खूबसूरत आर्किटेक्चर स्टाइल्स देखने को मिलते हैं। अफ्रीका का काफ़ी बड़ा पार्ट, काफ़ी कंट्रीज़ फॉर्मर फ्रेंच कॉलोनीज़ रही है, तो बहुत ज़्यादा फ्रेंच इन्फ्लुएंस अफ्रीका में देखने को मिलता है। आपने मेरी अफ्रीका की ट्रैवल वीडियोज़ में ये चीज़ नोटिस भी करी होगी। और बहुत इमिग्रेंट्स स्पेशली जो भी फ्रांस में आते हैं, यूरोप आते हैं, फ्रेंच स्पीकिंग कंट्रीज से अफ्रीका की, वो पेरिस में ही मोस्टली आते हुए दिखेंगे। सामने आप मेरे देख सकते हो दुनिया का सबसे आइकॉनिक म्यूज़ियम। नज़दीक चलते हैं और इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। अरे कितनी लंबी लड़की यार, मेरे से भी लंबी। मतलब मैं यूरोप में मेरे से लंबी लड़कियाँ कई बार देख चुका हूँ। 6 फुट 5 इंच, 6 फुट 6 इंच, 6 फुट 7 इंच की लड़कियाँ मैं खुद देख चुका हूँ कई बार। तो ये है दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा एंड मोस्ट विजिटेड आर्ट म्यूजियम। सामने इसके ये ग्लास पिरामिड है एंट्रेंस पे, जो इसकी आइकॉनिक पहचान है। हर जगह आपको इसकी फ़ोटोज़ में दिखेगा, इजीली रिकग्नाइजेबल है लूवर म्यूजियम इस ग्लास पिरामिड के द्वारा। मतलब इतना बड़ा है ये म्यूज़ियम की थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री की मैसिव कलेक्शंस इस म्यूज़ियम के अंदर है। इनफैक्ट जो फेमस मोनालिसा पेंटिंग है वो भी इसी म्यूज़ियम के अंदर है। टोटल मेरे ख्याल से 35,000 डिस्प्लेड आर्ट वर्क्स है इसमें लूवर म्यूज़ियम में। यानी कि अगर आप हर एक आर्ट वर्क को 30 सेकंड के लिए भी देखो और नॉन स्टॉप देखते रहो, 30 सेकंड एक को, फिर उससे अगले आर्ट वर्क को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, फिर पाँचवें को, तो मेरे ख्याल से अगर आप नॉन स्टॉप भी देखो, जो कि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, तो भी आपको 12 दिन लगेंगे। और ऑब्वियसली अब ब्रेक्स वगैरह लो गई तो कई महीने लग जाएंगे इसके सारे डिस्प्लेड आर्ट वर्क्स को देखने के लिए। इतना मैसिव, इतना बड़ा ये म्यूजियम है। मेरा म्यूजियम्स में कोई खास इंटरेस्ट नहीं है तो मैं इसके अंदर नहीं जाने वाला। और ऑब्वियसली कोई इतनी बड़ी चीज़ हो ना जिसके अंदर हज़ारों चीज़ें हो तो वो काफ़ी मीडियोकर मिलती है जनरली। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि म्यूजियम बेकार है, लेकिन अगर आप इधर आओ तो सारी चीज़ें देखने के चक्कर में मत रहना। इनफैक्ट इस म्यूजियम को दुनिया की मोस्ट डिसअपॉइंटिंग टूरिस्ट अट्रैक्शन भी काफ़ी लोगों के द्वारा कहा जाता है। और अगर आपका आर्ट में एक्चुअली में इंटरेस्ट है तो एक और म्यूजियम है यहाँ पे पास में ही, म्यूजिक डॉर्से, जो मैंने सुना है कि काफ़ी अच्छा है। यहाँ से अब अपन चलते हैं फाइनली। अब जो अपन पार्ट देखने वाले हैं उसमें से काफ़ी चीज़ें मैंने भी नहीं देखी और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट मेरे ख्याल से वीडियो का अब स्टार्ट होने वाला है। चलते हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ, अगली जगहों की तरफ। लोग साइकिल्स चला रहे हैं धूप में। धीरे धीरे धूप हल्की सी जैसे जैसे शाम होने लग रही है कम होने लग रही है। वेदर धीरे धीरे थोड़ा सा ठीक होने लग रहा है। बस आ गई, इसमें चढ़ते हैं।
अब दोस्तों ये जो नेबरहुड है ना जिधर हम फिलहाल आए हैं, सैन जर्मेन दे प्रे, ये एक तरह से सबसे पेरिसियन या फिर सबसे स्पेशल नेबरहुड है जो मैं आप लोगों को अभी दिखाने वाला हूँ। काफ़ी लोग क्या गलती करते हैं कि पेरिस आ रहे होते हैं ना तो सोचते हैं कि आईफिल टावर के पास रुक जाते हैं, वहाँ पे कोई होटल या स्टे करा लेते हैं। ऐसी गलती मत करना। आईफिल टावर के पास में कुछ भी नहीं है, बस आईफिल टावर बहुत मशहूर है, ऑब्वियसली दुनिया का सबसे पॉपुलर लैंडमार्क आप उसे कह सकते हो, लेकिन उसके आसपास के एरियाज़ में कुछ भी नहीं है। और अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हो ना तो मेरी नज़रों में पेरिस का सबसे बढ़िया नेबरहुड जिधर आप रुक सकते हो वो ये है, सैन जर्मेन दे प्रे। हालांकि काफ़ी महंगा ही है नेबरहुड, लेकिन काफ़ी सेंट्रल है, काफ़ी शांत भी है शाम को। अब देखो ये स्ट्रीट बिल्कुल शांत है, मतलब रुकने के लिए एकदम आइडियल है। मतलब पेरिस के जो अराउंडिस्मा है ना 1, 2, 3, 4, 5, 6, इनमें से किसी में भी रुक जाओ, ये सारे काफ़ी सेंट्रल है। मैं और नेबरहुड्स भी दिखाऊंगा आपको इसी तरह के अभी वीडियो में आगे, जिधर आप रुक सकते हो या चूज़ कर सकते हो जब आप पेरिस घूमने हो। एक्चुअल जो पेरिस आप देखते हो ना इंस्टाग्राम पे, इंटरनेट पे, उसका सबसे ज़बरदस्त एक्सपीरियंस आपको यूँ समझ लो यहाँ पे इस नेबरहुड में देखने को मिलेगा। पर जैसे मैंने बताया थोड़ा महंगा भी है, जो होटल्स है इधर काफ़ी महंगे हैं। इससे थोड़े से अफोर्डेबल एरियाज़ भी अपन देखेंगे पास में भी, पर मेरे को काफ़ी बढ़िया लगता है एरिया। ये देखो कितनी खूबसूरत सड़कें, और ये इनके रेस्टोरेंट्स, बेकरीज, कैफ़ेज़। ये देखो रोड के दोनों तरफ ब्रासरीज, बार्स, आइसक्रीम पार्लर्स, रेस्टोरेंट्स। काफ़ी खूबसूरत नेबरहुड यार, काफ़ी ही प्यारा। और भीड़ देखो कितनी है। एक और बिस्ट्रो यानी कि फ्रेंच रेस्टोरेंट ऐसी सीटिंग के साथ, मतलब टिपिकल पेरिसियन वाइब्स। इधर की मेरे पास शायद रात की वीडियोस भी होंगी इस जगह की, 1-2 मैं शायद चला दूंगा बीच में ही। ये देखो इसको मैंने शायद रात को रिकॉर्ड किया हुआ है। लेफ्ट में एक जेलेटो पार्लर, इस पर भी काफ़ी भीड़ थी शाम के समय एक बार जब मैं आया। रूदू बुकी या बुची जो भी इसकी प्रोनाउंसिएशन है वही नाम है इस सड़क का भी। पेरिस सिटी के एरिया की अगर हम बात करें ना, अरे अपनी हरी है, लाल है, लाल है, अच्छा। हाँ अगर इनके एरिया की बात करें तो वो है लगभग 100 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि अपने इंडिया की चंडीगढ़ सिटी जितना, ऑलमोस्ट चंडीगढ़ से थोड़ा ही छोटा है। और मैं प्रॉपर पेरिस सिटी की बात कर रहा हूँ, इसके मेट्रोपॉलिटन एरिया की बात नहीं कर रहा। और पेरिस सिटी की पॉपुलेशन की बात करें तो वो है 2 मिलियन से थोड़ी ज़्यादा, 21-22 लाख के करीब इनकी पॉपुलेशन है सिटी की, जबकि वो घटने लग रही है पेरिस सिटी की पॉपुलेशन। मतलब अगर हम पेरिस सिटी की पॉपुलेशन को कंपेयर करें तो ये लगभग इंडिया की नागालैंड स्टेट जितनी है, या फिर यूएस की नेब्रास्का स्टेट जितनी कह लो। और अगर कंट्रीज से कंपेयर करें तो यूरोप में स्लोवेनिया में जिस देश में अपन गए हैं, या अफ्रीका में गिनी बिसाऊ में हम गए, तो उन देशों के लगभग पेरिस सिटी की पॉपुलेशन है 2 मिलियन से थोड़ी सी ज़्यादा। वहीं अगर हम इनके पेरिस मेट्रोपॉलिटन एरिया की बात करें तो उसकी पॉपुलेशन है 13 मिलियन से थोड़ी ज़्यादा, यानी कि 1,31,32 लाख के करीब, जो कि बढ़ने लग रही है। तो यानी कि लोग पेरिस सिटी छोड़ के इधर के बाहर के सबर्ब्स में मूव करने लग रहे हैं, क्योंकि सिटी की जो हाउसिंग कॉस्ट है वो बहुत महंगी होने लग रही है, थ्रू द रूफ हो रखी है। तो लोग सिटी से बाहर मूव होने लग रहे हैं और पेरिस के सबर्ब्स या फिर मेट्रोपॉलिटन एरिया की पॉपुलेशन बढ़ने लग रही है। ये रही दोस्तों अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन, ला मेज़ोन d'Isabelle, यानी कि इनकी अवार्ड विनिंग बेकरी पेरिस की, फ्रांस की। ये देखो 2018 में फर्स्ट प्राइज ऑफ पेरिस एंड इले दे फ्रांस, ये रीजन है बेसिकली, इसमें बटर क्रोसों का पहला खिताब इस बेकरी को मिला। मतलब सरप्राइजिंगली भीड़ कम है जितनी मैंने एक्सपेक्ट करी थी इधर। चल के इनका क्रोसों खाते हैं और देखते हैं कि क्या एक्चुअली में हाइप के वर्थ है या नहीं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है इनका क्रोसों खत्म हो गया तभी इतना खाली है। तरह तरह की यहाँ पे पेस्ट्रीज तो है, क्रोसों क्यों नहीं दिख रहा मेरे को? Hi, there is no croissant. It's finished. Oops. Tomorrow morning, what time? We open at 6. 6, lovely. Thank you. Shit यार, जैसा मैंने सोचा था वही सच हो गया। croissant खत्म हो चुके हैं इनके, तभी इतना खाली था। बिक जाते भाई इनके, टाइमली बिक जाते सारे। सुबह बनाते एक बैच, एक शाम को बनाते ताज़ा, लाइक मोस्ट प्लेसेस, वो टाइमली बिक जाते इनके।
चलते हैं अब एक दूसरी जगह है, वो भी इक्वली ही पॉपुलर है, उधर चल के उनका खा के देखते हैं। यहाँ से नज़दीक ही है बुलांजरी मॉडर्न। सामने आप मेरे देख रहे हो पैंथियन, सड़क के बीचों बीच, कितना खूबसूरत लग रहा है। वैसे सच बताऊँ ना तो आपको इन सबसे पॉपुलर ब्रैसरीज पे, बुलंजरीज पे, बेकरीज पे आने की ज़रूरत है नहीं। आप अपने आसपास कोई भी लोकल बेकरी देखोगे ना, जनरली वो बढ़िया ही मिलेगी। और जो बहुत पॉपुलर बेकरीज है ये भी अच्छी होती है, पर इतना कोई खास फ़र्क नहीं है। यहाँ पेरिस में आप लोकल बेकरी से भी फ्रेश ब्रेड लेके या फिर उनके क्रॉसॉन लेके या जो भी मैकरोन्स, इक्लेयर्स, जो भी स्वीट्स आपको लेनी है लेके आप खाओगे, वो भी इक्वली ही बेहतर मिलेगी। दोस्तों ये है पैंथियन, ओरिजिनली जो कि एक चर्च था, लेकिन आज के दिन एक मोज़ोलियम है। और इस मैसिव डोम्ड बिल्डिंग के अंदर यानी कि पैंथियन के अंदर फ्रांस के कुछ सबसे इम्पोर्टेंट या नोटेबल फिगर्स के रिमेन्स है, जैसे कि वोल्टायर, मैरी क्यूरी एंड विक्टर ह्यूगो। मोज़ोलियम यानी कि एक बड़ी बिल्डिंग जो एक टूम को या फिर कब्र को एनक्लोज करती हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है ये, पर ये 7 बजे बंद हो जाती है शाम के। जी हाँ, आप लोग सोच रहे हो कि शाम के 7 कहाँ से बज गए? वक्त दरअसल शाम के 7:30 हो रखा है, और जो सनसेट है वो रात को 10 बजे के करीब होता है इन दिनों गर्मियों में। तो रात को 9:30-10 बजे तक ऐसे ही धूप रहती है। यहाँ से अब अपन राइट मुड़ेंगे तो आएगी बुलंजरी मॉडर्न, जो कि ऑल्सो एक काफ़ी पॉपुलर बुलंजरी है, वो रही सामने। आई होप इनके पास चीज़ें ख़त्म ना हुई हो, मिल जाए यार। चलते हैं, ये भी काफ़ी मशहूर है, शायद नेटफ्लिक्स सीरीज़ है कोई, एमिली इन पेरिस, उसमें वो जो लड़की होती है उसकी फेवरेट है ये। इधर कुछ स्वीट्स तो ज़रूर है, मैक्रोन्स, इक्लेयर्स, कुछ फ्रेंच स्वीट्स। इसमें से क्या ले अपन? वो इक्लेयर बढ़िया लग रहा है वैसे मेरे को, पिस्ता वाला। Can I get 1 pistachio eclair? Thank you. This is normal croissant, 1 this as well. That's it, I think. That's it? Yeah. Okay. What's the most popular here? The croissant? Yes. Okay. Thank you. Seconds. Do you understand? No, I'm good. Merci beaucoup. Perfect. Have a good day. Thank you. You too. भाई मैं खाना लेके बैठा ही था, इतने में बाहर आ गए, बोले 7:30 हो गए, हमारी सीटिंग क्लोज होगी। 8 बजे बंद होती है शायद ये बेकरी भी। तो पास में पार्क आ गया, इधर एक बेंच तो मिल गया अलग ही। ये पिस्ताचियो इक्लेयर और ये क्रॉसॉन अभी खाते हैं भाई, काफ़ी क्रंची लग रहा है, हालांकि इतना बड़ा नहीं है साइज़ में। भाई मेरे को नहीं याद मैंने मेरी ज़िंदगी में इतना क्रिस्पी और क्रंची क्रॉसॉन कभी खाया हो। तो ज़बरदस्त है यार, वेरी डिलीशियस। हालांकि पेरिस हम सभी लोग जानते हैं कि इज़ पॉपुलर फॉर इट्स बगेट, croissant, sweets like macaron या eclairs। वहीं मॉन्ट्रियल जिधर हम पहले थे इज पॉपुलर फॉर इट्स बेगल्स, स्मोक्ड मीट सैंडविचेस एंड पुतीन। मॉन्ट्रियल में हमने उनकी सबसे पॉपुलर जगह का लाइन में लग के बेगल खरीदा था, जिसकी कीमत थी 1.75 कैनेडियन डॉलर्स, यानी कि अपने इंडिया के लगभग 125 रुपये शायद। और यहाँ पे पेरिस में हमने बेसिकली इनकी सबसे पॉपुलर जगह से क्रॉसॉन लिया, जिसकी कीमत थी 1.5 यूरो, यानी कि अपने भारतीय ऑलमोस्ट 170 रुपये। तो यानी कि पेरिस थोड़ा सा महंगा है हमारे लिए एज इंडियंस। और हालांकि बेगल एक क्रॉसॉन से ज़्यादा फीलिंग होता है, लेकिन बेसिकली पेरिस अभी तक ज़्यादा महंगा है हर एक चीज़ में जो भी हम कर रहे हैं। पर भाई एनीवे बहुत ही क्रिस्पी, क्रंची और बटरी फ्लेवर आ रहा है। ऑफ कोर्स बटर क्रॉसॉन है, बहुत ज़बरदस्त है, मज़ेदार है। ज़बरदस्त अंदर फीलिंग है, देखो पिस्ताचियो क्रीम की, सेक्सी। ये था 4 यूरो का, ये महंगा है वैसे, 500 रुपये का हो गया। अब अपन जिधर जाने लग रहे हैं वो एक और बहुत पॉपुलर बुलंजरी है, घियो फेरेरा। इधर मुड़ती है लेफ्ट में, इसमें मैं पहले आया हूँ, पर पिछली बार जब आया था तब इनका बटर क्रॉसॉन ख़त्म हो रखा था। अभी मैंने कॉल करके पूछा तो बोले हाँ है। चल के आज इनका बटर क्रॉसॉन भी ट्राई करते हैं। ये 8:30 बजे बंद होती है और इनका तो स्टॉक पूरा लग रहा है, हालांकि अभी 8 बज गए रात के, मतलब इनके लिए दोपहर के सारी चीज़ें पड़ी है अभी तो इनके पास। कई लोकल्स का मानना ये है कि भाई ये बेस्ट बेकरी है, इनकी बगेट ब्रेड काफ़ी पॉपुलर है, वैसे टॉप 10 में आती है मेरे ख्याल से। हाय, डू यू हैव द बटर क्रॉसॉन टुडे? Yes, I have. One of that, 1 almond croissant, 1 butter. I don't have almond. Okay, just butter. Butter is okay. Yeah. Anything else? Any sandwich do you have with baguette? It's the only one I have. This is baguette. Okay, I'll just get the croissant today. It's just one? Anything That's else? it. Okay, 130. Lovely. I'm lucky you didn't run out of it today. Yeah, Last time it was over. depends of the day, yes. Yeah. Thank you. Thank you. Have a good day. You too.
ले लिया हमने इधर का बटर क्रॉसो, भी खाएंगे और बताते हूँ कौन सा बढ़िया लगा मुझे। बाकी ये जो नेबरहुड है ये भी काफ़ी वाइब्रेंट है, ये देखो खूब सारे इधर भी आपको बार्स देखने को मिलेंगे, काफ़ी लाइवली और यंग क्राउड दिखा इधर, मोस्टली आपको सारे जवान बच्चे। लैटिन क्वार्टर है इलाका, और ये भी एक बहुत अच्छी चॉइस हो सकती है अगर आप पेरिस रुकने के लिए आ रहे हो। ये थोड़ा सा सस्ता भी है। लैटिन क्वार्टर इसका नाम क्यों है? क्योंकि मिडिल एजेस में जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स थे वो लैटिन भाषा बोलते थे। इनफैक्ट फ्रेंच भी एक लैटिन लैंग्वेज है, और इस एरिया में यानी कि लैटिन क्वार्टर में सोर्बन यूनिवर्सिटी है। तो काफ़ी ही यूथफुल लाइवली नेबरहुड है ये, क्योंकि यूनिवर्सिटी है पास में, तो यहाँ पे मोस्टली आपको लोग यूथ ही दिखेंगे, जवान बच्चे ही देखने को मिलेंगे। और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ज़्यादा होने के कारण काफ़ी कैफ़ेज़ यहाँ पे सस्ते भी है कंपैरेटिवली। बराबर में इसके पैंथियन है ऑब्वियसली, और अगर आप कोई जगह चूज़ करना चाहते हो पेरिस में रुकने के लिए तो लैटिन क्वार्टर भी आप कंसिडर कर सकते हो। बहुत बढ़िया नेबरहुड है, इनफैक्ट काफ़ी सेंट्रल भी है, ये बहुत नज़दीक है नोटर डेम कैथेड्रल के, पैंथियन के तो बराबर में है ही। बहुत ही हिस्टोरिक है, खूब सारी बढ़िया बढ़िया बुक शॉप्स और यहाँ पे कैफ़ेज़ है, मेडिवल कोबलस्टोन लेन्स है, ये खूबसूरत चर्च है, नैरो स्ट्रीट्स है, और जैसा मैंने बताया काफ़ी यंग क्राउड है। सभी बेंचेस पे जवान बच्चे बैठे हुए हैं, शाम के समय आराम कर रहे हैं। अब चारों तरफ इन्हीं कैफ़ेज़, बार्स और बुक शॉप्स और ऑल्सो पैंथियन से सराउंडेड है पेरिस की सबसे पीसफुल जगहों में से एक लग्जमबर्ग पार्क, जो कि मेरे बिल्कुल सामने है, यानी कि लग्जमबर्ग गार्डन। लग्जमबर्ग गार्डन रात 9 बजे बंद हो जाता है, और यहाँ से राइट मुड़ती है, यानी कि आधा घंटा है अभी गार्डन के बंद होने में। यहाँ भी लोग बेंचेस पे बैठे हुए हैं, शाम के समय का मज़ा उठा रहे हैं। बीच में एक फाउंटेन है, आगे सामने लोकल्स, टूरिस्ट, आपको सभी लोग देखने को मिलेंगे। इधर भी खूब सारे बेंचेस लगे हुए हैं, वैसे ही ट्विलरी गार्डन की तरह हरी चेयर्स इधर भी है, खूब सारी लोग आए हुए बैठे हुए। देखो अकेले, ग्रुप्स में, कोई बुक पढ़ रहा है, कोई पेंटिंग कर रहा है, कोई जर्नलिंग, कुछ फ़ोन पे बात कर रहे हैं। सामने देखो क्या खूबसूरत फाउंटेन है यार। एक ही दिन में रंग ब्लैक से जेट ब्लैक हो गया। अब ट्राई करते हैं घीओ फेरेरा का बटर क्रॉसो, जो कि साइज में बड़ा है। पिछले वाली बेकरी का मॉडर्न का ज़्यादा फ्लेकी, ज़्यादा क्रिस्पी लग रहा था देखने से, ये उतना फ्लेकी नहीं लग रहा। नहीं यार, बुलांजरी मॉडर्न का क्रॉसो मेरे को ज़्यादा पसंद आया इससे। इसके बगेट फेमस है, वैसे भी क्रॉसो नहीं है। चलो भाई, टाइम टू जंप ऑन अ बाइक एंड हेड टू नोटर डेम कैथेड्रल। स्कैन कर लेता हूँ इसे। हट जो रे, हट जो। पेडेस्ट्रियंस को हमेशा प्रायोरिटी देनी है भाई, यूरोप है और खास करके। ला भाई, खड़े हो गए, चला दूँ क्या? ओ भाई गाड़ी देखो लेफ्ट में मेरे, मस्त गाड़ी है ना। मोड़ सकते हैं नहीं उधर, पता नहीं क्या सिस्टम था। इसमें तो साइकिल अलाउड नहीं अंदर। अब यहाँ पार्किंग पता नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी स्कूटर की। ये रही यहीं खड़ी करके पैदल ही चलते हैं, नज़दीक तो आएगी अपन। अब हम फाइनली जाने लग रहे हैं नोटर डेम कैथेड्रल की तरफ। एक और खूबसूरत सा कैफ़े, लोग वाग बैठे हैं, शाम की ड्रिंक्स लेने लग रहे हैं अपनी। आप लोग सोच रहे होगे भाई फ्रांस में लोग इतना खाते हैं, इतना मीठा, फिर भी सभी लोग पतले, आपको कोई भी मोटा इंसान नहीं दिखा यहाँ पे।
जैसे कि आमतौर पे आपको इंडिया में फिर भी दिखेंगे स्किनी फैट लोग, अमेरिका में दिखेंगे बहुत मोटे लोग। कारण यही है कि यहाँ पे लोग चलते बहुत ज़्यादा है, इतनी वॉकिंग करते हैं, मतलब दिन के 10-20 हज़ार स्टेप्स नॉर्मल बात होती है यहाँ के सभी लोगों के लिए। सामने कैथेड्रल, जो मैं सच बताऊं तो आज तक नहीं देख पाया हूं। मैंने पेरिस में नोटर डेम कैथेड्रल अंदर से कभी नहीं देखा, अभी चल के अपन देखेंगे। मॉन्ट्रियल में सेम कैथेड्रल है, मतलब सेम नाम से नोटर डेम कैथेड्रल, और मैंने मॉन्ट्रियल में कहा था कि पेरिस आके दोनों कैथेड्रल्स को कंपेयर करूंगा, ये जानूंगा कि कौन सा कैथेड्रल बेटर है, कौन सा ज़्यादा खूबसूरत है। अनफॉर्चुनेटली इसमें आग लगी थी कुछ साल पहले और अभी तक मेरे ख्याल से इसका रिपेयर का काम पूरा हुआ नहीं है। देखो अभी भी चल रही है कंस्ट्रक्शन। बाकी मेरे नीचे आप देख रहे हो सेन रिवर विच फ्लोज थ्रू द हार्ट ऑफ पेरिस सिटी, जो कि पेरिस सिटी को 2 हिस्सों में बांटती है। अरे यार मैं ये रिवर क्रूज तो करनी ही भूल गया, मुझे आप लोगों को ये करके भी दिखानी थी यार आज की वीडियो में, तो मेरे ध्यान ही नहीं रही। भूल ही गए तो मैं, मतलब अगर आप लोग पेरिस आओ तो आप लोग कर सकते हो ये सेन रिवर क्रूज। खूब सारे टूर्स होते हैं इस पे, खाने के और तरह तरह के। बेसिक कोई भी टूर होगा ना वो कर लो आप, बढ़िया मज़ेदार होता है। मैंने कर रखी है पहले सेन रिवर क्रूज, कोई भी बेसिक सी क्रूज ले लो, मज़ेदार होती है। एक मतलब ओवरव्यू मिल जाता है शहर का, जो भी मेन हाईलाइट्स है, मेन लैंडमार्क से लोग दिखा देते हैं इसमें रिवर के थ्रू जाते जाते, क्योंकि सारी चीज़ें नज़दीक ही है। और कोई शाम की क्रूज लोगे ना तो उसमें आपको आईफिल टावर भी स्पार्कल होता हुआ दिखेगा, वो एंड में वहीं पे ख़त्म करते हैं क्रूज राइड को। ये देखो ये सेन रिवर क्रूज जाने लग रही है, ये लोग बैठे हुए इस पे, एक ये गाइडेड टूर सा होता है, एग्जैक्टली यही चीज़ होती है। खूब सारी कंपनीज की है, आपको मिल जाएंगी ये ईजिली। अब दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंगली ये जो सेन रिवर है इसके अंदर 2 नेचुरल आइलैंड्स है जो कि बहुत पहले से है। एक है ईल दुला सीते जो कि एग्जैक्टली ये है, और दूसरा है ईल सैन लुई। सबसे इंपॉर्टेंट आइलैंड है ये ईल दुला सीते, जिस पे ये नोटर डेम कैथेड्रल सिचुएटेड है। और इनफैक्ट पेरिस सिटी की शुरुआत भी कई हज़ार साल पहले वो एग्जैक्टली यहीं पे इस आइलैंड पे ही बसी थी, और फिर ये एक्सपैंड हो गया। आज के दिन मॉडर्न डे पेरिस तो काफ़ी खुला, काफ़ी बड़ा है। चलते हैं कैथेड्रल के अब अंदर। भाई नोटर डेम कैथेड्रल की लाइन देखो कितनी लंबी है। कैथेड्रल वो है सामने, उधर तो लोग लगे हुए हैं लाइन में, वो लाइन उधर से होती हुई इधर आ रही है, ठीक है, जिसमें मैं लगा हूँ। और मेरे पीछे अब देखो आप, मतलब ये जो लोग आप देख रहे हो ये भी लाइन में लगे हुए हैं, ये लाइन घूम के उधर से आने लग रही है। देखो ये लोग लाइन में, उधर से आगे से लाइन घूम के आएगी, इधर मैं खड़ा हूँ, और ये देखो मेरे आगे ये लाइन भी अंदर अभी घूमेगी कई बार। ओ भाई साहब इतनी भीड़ यार, लेकिन लाइन बहुत तेज चल रही है सच बताऊं तो। मेरे को लाइन में लगे अभी 5 मिनट हुई होगी, और मैं बिल्कुल एंड में था, उधर से घूम के इतनी जल्दी 5 मिनट के अंदर इधर आ भी गया। ये देखो भाई कुछ ऐसे भी होते हैं, मैं वीडियो क्या बनाने लगा बीच में ही घुस गया, ये लाइन आगे, मतलब हर जगह है भाई इस तरह के लोग, ये आगे लाइन है घूम के जिग जैग। और मतलब भाई हमें बोलते हैं कि इन लोगों में सिविक सेंस की कमी है। लो भाई इतनी लंबी लाइन थी, इतनी लंबी लाइन, फिर भी मेरे को उम्मीद नहीं थी कि 20 मिनट के अंदर नंबर आ जाएगा। ये है भाई अंदर से नोटर डेम कैथेड्रल ऑफ पेरिस, खुशबू आने लग रही है। बहुत मैसिव चर्च है यार, बहुत ही मैसिव है यार। मुझे मॉन्ट्रियल वाला नोटर डेम कैथेड्रल काफ़ी पसंद आया था जेन्युइनली, पर ये बहुत मैसिव है यार। भाई बहुत ही मैसिव और इमर्सिव चर्च था यार। मेरे को मॉन्ट्रियल का नोटर डेम कैथेड्रल काफ़ी पसंद आया था, लेकिन ये भाई बहुत ही इमर्सिव था। मतलब कैसे बताऊँ, एक तो इतना बड़ा था और ऊपर से सेरेमनी चलने लग रही थी, कितने सारे टूरिस्ट थे। गजब एक्सपीरियंस था भाई नोटर डेम में आना।
रात का समय और जनरली दिन के खाने की चीज़ें, सुबह की चीज़ें, कॉफ़ी या फिर स्नैक्स या क्रोसों वगैरह इतना महंगा नहीं है पेरिस में, फिर भी देखा जाए तो कंपैरेटिवली। लेकिन जो डिनर है वो जनरली काफ़ी महंगा होता है इधर। लंच मेन्यू है वो सस्ता होता है, लेकिन रात का खाना आप किसी रेस्टोरेंट पर जाके खाओगे वो महंगा ही मिलेगा। एक और रिवर क्रूज़ जाने लग रही है। क्रूज से लोग सारे हेलो कर रहे हैं। ये जो आप हाईली डेकोरेटेड नियो रेनेसां बिल्डिंग देख रहे हो, ये है होटल दू व्हील। और एक्चुअली में ये होटल दू व्हील एक होटल नहीं है बल्कि इनका सिटी हॉल है, यानी कि इनकी एक एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है जिधर पेरिस के मेयर काम करते हैं। बहुत ही बड़ा, मैसिव और सुंदर है यार। आर्किटेक्चर देखो इसका भी। ये जो एरिया है शायद इधर भी सर्दियों में, मैं श्योर नहीं हूँ, इधर भी आइस स्केटिंग रिंक बनाते हैं, पर इधर मैं आया नहीं सर्दियों में। ये लूमराई भी काफ़ी बढ़िया नेबरहुड है टू चूज़ फ्रॉम अगर आप इधर आने का सोच रहे हो, रुकने का सोच रहे हो। और इधर ले मराई में भी आपको खूब सारे कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट्स, कॉफ़ी शॉप्स देखने को मिलेगी। ये भी बढ़िया नेबरहुड है, जैसा मैंने बताया काफ़ी ही ट्रेंडी नेबरहुड है। मतलब जितने भी ट्रेंडिंग कैफ़ेज़ है, वायरल प्लेसेस है टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे पेरिस की, उनमें से काफ़ी सारी जगह इधर है। काफ़ी भीड़ है, आप लोग देख भी सकते हो, और काफ़ी सेंट्रल भी है ये नेबरहुड भी, तो रुकने के लिए इसे भी कंसीडर किया जा सकता है अगर आप पेरिस आ रहे हो तो। मतलब ये सारी जगहें जो अपन ने देखी है आज काफ़ी सेंट्रल है, जब से अपन आईफिल टावर से दूर आए। इस नेबरहुड में आपको ये फ्लैग भी बहुत देखने को मिलेगा। बहुत सारे मैंने कपल्स देख लिए लड़कों के यहाँ पे, मतलब लड़के लड़के आपस में हाथ पकड़ के चल रहे हैं, रोमांटिक हो गए। एंड ऑब्वियसली लड़कियाँ भी। ये देखो इधर भी फ्लैग है। मतलब सबसे LGBT फ्रेंडली नेबरहुड है पेरिस का कोई तो वो यही है, लूमारे। अपने को जाना है सामने वाली स्ट्रीट पे। चलते हैं, अब रोड क्रॉस करते हैं। देख रहे हो आप कितना लाइवली सा है, कितना वाइब्रेंट है भी, है ना। अलग अलग कलर्स की लाइट्स जल रही है, नियॉन और फ्लैशी सी। दोनों तरफ रोड के खूब सारे कैफ़ेज़ है, बहुत ही वाइब्रेंट है। इस रोड पे अपनी आइसक्रीम की दुकान। बाकी ये शौरमा वाला भी काफ़ी फेमस और बढ़िया है, शेफ़ एली नाम है इसका शायद। ये आ गया बशीर। अरे यार इधर तो लाइन लगी हुई है आज, जिधर अपन आइसक्रीम खाने वाले हैं। बहुत पॉपुलर है ये भी, भीड़ रहती है इस पे भयंकर। इनके सर्वर्स बाहर आके टेस्ट करा देते हैं और बाहर ही ऑर्डर ले लेते हैं, लाइन में लगते हैं फ़िलहाल तो। मेरे से इन्होंने पूछा भी कि पहली बार आए हो क्या, मैं बोला नहीं। बोले पता है क्या ऑर्डर करना है, मैं बोले हाँ लेकिन मेन्यू दिखा दो और सैम्पल भी ले आओ। बोले ठीक है लेके आते हैं। This is the specialty one? Exactly. Oh, It's called the ashta. Can I see the menu, please? Of course. Here it goes. It's this one, right? Exactly, it's specialty. So I'll get this one, the small one with the pistachios. Okay, Yeah. perfect. Just one. Just one? Yeah. Okay, are you paying by card or cash? With card, please. Okay, are you... Thank you. You want the payment ticket? No, that's okay. Okay, you give this to my colleagues inside and they will take care of you. Okay, thank you so much. You're welcome. Have a good one, sir. थैंक्स। स्मॉल ही आपको लग रहा है, लेकिन देखना है कितनी बड़ी आइसक्रीम आएगी। अभी ये पर्ची अंदर देनी है बनवाते टाइम। लाइन में लगा हूँ मैं। ओके, फ्रॉम हेयर? थैंक यू। चलो भाई नंबर आएगा अपना। हेलो। You want cream on top? यस प्लीज। Can I also get a cup? Like a cup on the side? Thank you so much. लो भाई आ गई अपनी आइसक्रीम। देखो कितनी मैसिव है, ये स्मॉल है इनकी। हालांकि मेरे लिए तो ये कम ही पड़ जाती है, पर आमतौर पे 2 लोगों के लिए इनफ है। ये आ गई अपनी आइसक्रीम। खाते ही से बहुत एक्साइटेड हूँ। कितने पिस्ता लगा रखे, देखो ऊपर व्हिप्ड क्रीम, उसके ऊपर भी पिस्ता, नीचे भी पिस्ता पिस्ता, इतने पिस्ता। ये एक्चुअली में 100% ऑर्गेनिक अचाटा क्रीम की आइसक्रीम के लिए पॉपुलर है मिडल ईस्ट में। अचाटा जो भी ये चीज़ है, इसको यूज़ करते हैं डेजर्ट्स में। और एक्चुअली में कोई पेरिजियन आइसक्रीम नहीं है या फिर इटालियन जिलेटो नहीं है, ये लेबनीज आइसक्रीम पार्लर है और बहुत मशहूर है। मैंने कनाडा में भी आइसक्रीम खाई थी, इकोनो ग्लांस करके थी शायद जगह, जिसके मैंने शायद 15 कैनेडियन डॉलर्स दिए थे। वो कोई संडे टाइप था, बड़ी आइसक्रीम थी, इंडिया के 1000 रुपये। यहाँ पे थी ये 9 यूरो कुछ की शायद, मतलब सेम ही ऑलमोस्ट आइसक्रीम का प्राइस। मॉन्ट्रियल की बेस्ट जगह है और एक तरह से कह लो पेरिस की बेस्ट जगह, पर ये आइसक्रीम मुझे बेहतर लगी मॉन्ट्रियल वाली आइसक्रीम से।
अब हम लू मारे से जाने लग रहे हैं शैटले की तरफ। अभी भी उधर देख सकते हो जान बच रही है स्ट्रीट में, खुले हुए रेस्टोरेंट्स, बार्स, लोग वाग आ जा रहे हैं, अभी भी खा पी रहे हैं। जब ये रात होगी है, अब लेट हो गया रात का, 11 बजने वाले होंगे। दिन के टाइम ये एरिया काफ़ी बिजी हो जाता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा भीड़ मिलेगी इन सड़कों पे। अभी तो रात को खाली हो चुकी है सड़कें, और आप भी एट सम पॉइंट अगर पेरिस में घूमोगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से तो आपका भी इधर शैटले आना होगा ही, क्योंकि एक तरह से ट्रांजिट हब है ये इधर एक मॉल्स है, नीचे भी है इसके, पर कुछ खास है नहीं इस नेबरहुड में। सच बताऊं तो रुकना हो तो इसके आसपास के एरिया ज़्यादा बेटर है। फिलहाल चलता हूँ मेट्रो स्टेशन पे, और आज की बची हुई चीज़ें मैं कल कवर कर दूंगा। दोस्तों, पेरिस के एक और गर्मा गर्म दिन से आप सभी का स्वागत है। मैंने भी हार नहीं मानी, बेस्ट क्रॉसॉन खा के मानूंगा पेरिस का। और कल ये जो अपने को अवार्ड विनिंग बुलंजरी में क्रॉसॉन नहीं मिला था, खत्म हो गए थे, आज मैं उधर दोबारा से आया हूँ, द मेजॉन इजाबेल बुलंजरी। होपफुली आज अपने को इनका बटर क्रॉसॉन खाने को मिल जाएगा, तब मैं फिर फाइनली कह सकूँगा कि मैंने मोस्टली बेस्ट बेकरीज के, बुलंजरीज के क्रॉसॉन खाए, और ये मेरा फेवरेट था। आज भी भयंकर गर्मी है भाई, भीड़ नहीं है, पर मुझे तो लग रहा है आज भी वही चीज़ होगी कल वाली। नहीं दिख रहे मुझे क्रॉसॉन। अभी तक की वीडियो में ना मैं पेरिस की खाने की चीज़ें इतनी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं कर पाया था, तो इसलिए आज मैं ना ज़्यादा खाने की चीज़ों पे फोकस करना चाहता हूँ। उसके अलावा मोंटमार्ट वाला एरिया भी बचा हुआ है अपना। मेरा प्लान है इधर की सबसे बढ़िया कॉफ़ी शॉप पे जाने का, और इधर से ज़्यादा दूर नहीं है, तो पैदल ही चलते हैं, 10-11 मिनट का रास्ता है। बढ़िया गली है ना ये, मज़ेदार। नीचे मेरे सेन नदी है, और सेन नदी पे ये खूब सारे रेस्टोरेंट्स है, ये देखो, मतलब चेयर्स लगा रखी है, और ये पानी के ऊपर ही डॉक्ड फेरीज है, जिसके अंदर भी सीटिंग है, इसी के अंदर किचन है। बाहर भी मॉल देख सकते हो। कल अपन इस एरिया में आए थे, तब तक थोड़ा सा लेट हो गया था, अभी देखो थोड़ा ज़्यादा लाइवली है। शाम के 6 बजने वाले हैं, और ज़्यादातर बिजनेसेस अभी खुले हैं। सभी लोग गर्मी से परेशान है, बियर लेके बैठे हैं बार्स में बाहर। अपने को जाना है इसी सड़क पे, ये एरिया ही बढ़िया है यार। हम नोट्रे डेम के पास में ही है बिल्कुल, कैथेड्रल के। फार्मेसी, कैफ़ेज़, कॉफ़ी शॉप्स एंड ऑफ कोर्स बार्स। ये देखो कितना सुंदर है। शाम का समय है तो ट्रैफिक भी हो रखा है पूरा। इधर है इनकी वन ऑफ द बेस्ट कॉफ़ी शॉप्स, द काफियोटेक। शाम का समय है तो खाली सी पड़ी है, बढ़िया बात है अपने लिए। Ce sac-là, donc il descend à la case, mais il y a 7 il descend à la case, mais il y a 7 मैं कोई कॉफ़ी एक्सपर्ट तो नहीं हूँ भाई, तो इसलिए मेरे ख्याल से मैं डिफरेंशिएट नहीं कर सकता कि भाई मॉन्ट्रियल में कैफ़े ओलंपिको की कॉफ़ी अच्छी थी या फिर पेरिस में द कैफियोटेक की कॉफ़ी अच्छी है। एक चीज़ तो लेकिन तय है कि वहाँ पे मॉन्ट्रियल में मैंने कॉफ़ी के पैसे दिए थे $4.5 कैनेडियन, तो यानी कि मॉन्ट्रियल में कॉफ़ी की कीमत थी अपने भारतीय लगभग 300 रुपये, जबकि यहाँ पे पेरिस में ये कॉफ़ी है €4.5 की। सेम कॉफ़ी है, कैपेचिनो विद एन एक्स्ट्रा शॉट, लेकिन यहाँ पे पेरिस में पड़ी 500 रुपये की अपने भारतीय। तो यानी कि पेरिस में कॉफ़ी ऑब्वियसली महंगी है मॉन्ट्रियल से, पर क्या ये नेसेसरीली अच्छी है, आई एम नॉट श्योर। हाँ, मॉन्ट्रियल में मुझे 20 मिनट लाइन में लगना पड़ा था कॉफ़ी लेने के लिए, लेकिन ये खाली पड़ा है, कोई लाइन नहीं थी। एक बात ये भी है कि शाम के 6 बजे बहुत ही कम मेरे जैसे पागल लोग होते हैं जो कॉफ़ी पीने आते हैं। बाकी अब वक्त आ गया पेरिस का अल्टीमेट क्रॉसॉन विनर भी डिसाइड करने का, ये भी खोलते हैं। ला मेजॉन इजाबेला का बटर क्रॉसॉन, आर्ग्यूबली द बेस्ट इन पेरिस। मतलब भाई मेरे ख्याल से अभी भी द एब्सोल्यूट बेस्ट क्रॉसॉन इन पेरिस इज़ आई थिंक फ्रॉम बुलंजरी मॉडर्न। उसका मेरे को सबसे बढ़िया लगा क्रॉसॉन जो सबसे पहले खाया था। मतलब ये खा के कुछ ऐसा ही लगा, अरे यार ये क्या खा लिया, ऐसा आप किसी भी दुकान पे खाओगे ना ऐसा ही मिलेगा, इसे थोड़ा सा कम अच्छा होगा। वो ज़बरदस्त था भाई, वो मॉडर्न वाला ज़बरदस्त था। बाकी ये है इनका आलमंड क्रॉसॉन जो मुझे बहुत मस्त लग रहा है देखने से। ये खाने के लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, ये भी खाते हैं चलो। मस्त है, पर मेरे ख्याल से गियो फरेरा का आलमंड क्रॉसॉन ज़्यादा बढ़िया था। कॉफ़ी पी लिया भाई और चल पड़े हम। यहाँ देखो बाहर खूब सारे बुक सेलर्स है, स्टॉल्स लगा के, आर्टिस्ट, कोई पेंटिंग बेच रहा है, कोई कुछ। सेन नदी के किनारे, पीछे वो रहा नोट्रे डेम।
moi qui l'a choisie, parce que c'est elle qui chasse tous mes soucis. Et quand je m'enlève, रात के समय अपन इधर आए थे तो खाली था एरिया, बंद हो गए थे बिजनेसेस। आज यहाँ पे भी रौनक है, खुले रेस्टोरेंट्स और सोवेनियर शॉप्स। दोस्तों अभी अपन निकलते इस एरिया से और चलते हैं फाइनली मोंटमार्ट वाले एरिया की तरफ। साइकिल ले ली मैंने, मेट्रो में जाते तो भी उतना ही टाइम लगता, साइकिल में थोड़ा जल्दी पहुंच जाएंगे। इसलिए ये एरिया आप लोग जानते ही हो, ले मराए है नेबरहुड। शाम का समय काफ़ी लाइवली हो गया है। लू मराए, सॉरी ले मराए नहीं, बार बार फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन भूल जाता हूँ मैं। ये देखो रौनक, कैफ़ेज़ वगैरह भरे पड़े एकदम। कल अपन इधर रात को आए थे तो इतना वाइब्रेंट नहीं था जितना अभी है, बहुत भीड़ है। एक चीज़ जो वैसे मैंने नोटिस करी इधर ले मराई में, अगर आप अनवांटेड अटेंशन फ्रॉम सेम जेंडर ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करते तो आप इधर मत रुकना तो बेहतर रहेगा। सबसे बड़ा LGBT नेबरहुड है ये, और मतलब मुझे जितने भी लड़के दिखे यहाँ पे, सभी लड़के कहूँगा मोस्टली 95% लड़के मुझे स्ट्रेट नहीं लगे, जिसमें कोई परेशानी नहीं है, मतलब जिसे जोड़ना है वो वैसे रहो। पर मतलब मोस्टली लड़के इस नज़रों से देख रहे थे या बार बार स्माइल कर रहे थे, ये सोचते हुए शायद मैं भी इसी कम्युनिटी से हूँ, तो थोड़ा सा ओवरवेलमिंग हो जाता है। भाई कितनी गंदगी है इधर इस एरिया में, तो पता नहीं कौन सा नेबरहुड है, बहुत गंदगी है इधर। तो कचरा देखना, ये तो भाई बिल्कुल लग रहा है मैं वेस्ट अफ्रीका में आ गया। ओ भाई साहब, पूरी ब्लैक कम्युनिटी है यहाँ। तो गार्दू लेस्ट के पास वाला एरिया आ गया है। तो हाँ वो देखो सामने ट्रेन स्टेशन, ये पास वाला एरिया मतलब डोजी सा ही है, इतना बढ़िया एरिया नहीं है। गार्दू नॉर्थ और गार्दू लेस्ट दोनों स्टेशन के पास वाले एरियाज, ये आसपास के जो इलाके हैं वो रहा गार्दू लेस्ट। अपने को लेफ़्ट जाना है शायद इधर से ना, उल्टे ही चलते हैं, वहाँ से राइट ले लेंगे। मतलब बहुत बड़ी कम्युनिटीज़ है इधर, अलग अलग इमिग्रेंट्स की, मतलब बहुत एशियंस, बंगालीज, इंडियंस, बांग्लादेशीज, अफ्रीकन्स अलग अलग पार्ट से यहाँ पे देखने को मिलेंगे। स्पेशली सबसे बड़ी कम्युनिटीज़ तो अफ्रीकन्स और बंगालीज की इधर। कितनी भीड़ हो रही है, मतलब इन एरियाज़ में आपको सड़क पे लिटरली लोग मूंगफलियाँ बेचते मिलेंगे, लोकल सामान खाने पीने का। हालांकि ग्रोसरी स्टोर्स भी हैं यहाँ पे, एशियन मार्केट्स वगैरह, अफ्रीकन मार्केट्स, लेकिन गंदगी बहुत रहती है इधर। अभी तो हम साफ़ वाले पार्ट में, थोड़ा सा इसके उधर जाएंगे ना तो और गंदा एरिया। अभी आपने देखा ही लेफ़्ट से जिधर से हम आए थे उधर भी कितनी गंदगी थी। ये एरिया बढ़िया नहीं है पेरिस का बिल्कुल भी। मतलब जनरली सोचते हैं कि भी ट्रेन स्टेशन के पास वाला एरिया बहुत सेंट्रल होएगा, अच्छा होएगा, पर ये गलती मत करना कि पेरिस आके ट्रेन स्टेशन के पास में रुको या रहो ये सोच के कि ये सेंट्रल है, अच्छा एरिया। ना ये सेंट्रल है ना ये अच्छा है। लो भाई साइकिल पार्क कर दी हमने और अब हम आ गए 9th अराउंडिस्मा में पेरिस के। ये देखो कितनी भीड़ है इस बार में यार, कितने लोग बैठे हुए, फुल बिजी। वीकेंड हो गया ना सच्ची, फ्राइडे की शाम है, हफ्ता पूरा ख़त्म हो गया, इसी वजह से इतनी भीड़ लगी हुई है। अब हम चल के एक्सप्लोर करेंगे जो एक बहुत इंपॉर्टेंट नेबरहुड हमारा रह गया था, मोंटमार्त्र। अब इधर फ़िलहाल एक और इनकी बहुत पॉपुलर बुलंजरी है, यही है शायद, मामीश, M लिखा हुआ है, हाँ यही है भाई, यही है। इस पे और देखते हैं क्या चीज़ है। हाय, आर यू ओपन? डू यू हैव croissant? Maybe that's it? Only thing that left is here. Okay. Cinnamon roll, pain au chocolat with almond, beurre au chocolat. What's this one? This is like pain au chocolat with almond. Okay, I'll get this one. This looks good. Just one, yeah. That's it? That's it. Thank you. बाकी ये जो नेबरहुड है जिसमें फ़िलहाल चलने लग रहा हूँ, इसका नाम है पीगाल, और ये पेरिस की नाइट लाइफ डिस्ट्रिक्ट है, या इनफैक्ट रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट है। इससे पहले कि हम पीगाल से ऊपर चढ़े पहाड़ी पे मोंटमार्त्र की तरफ, या फिर जो इनका कैथेड्रल है ऊपर एक पॉपुलर, उधर जाने से पहले हम चलेंगे मूलान रूज की तरफ। मतलब आज के दिन तो पीगाल में आपको खूब सारे इस तरह के बार्स दिखेंगे, जस्ट लाइक द रेस्ट ऑफ पेरिस। ये देखो काफ़ी वाइब्रेंट सा, ट्रेंडी सा एरिया बन गया आज के दिन। देखो आगे भी जाओगे तो खूब अच्छे अच्छे कैफ़ेज़ वगैरह इधर। लेकिन एक टाइम था ऐसा जब यहाँ पे मोस्टली आपको शॉप्स देखने को मिलती थी और क्लब्स। ये देखो कैबरे रेस्टोरेंट। पीगाल पॉपुलर है अपने कैबरे के लिए, इधर खूब सारे कैबरे रहे हैं, मतलब थिएटर्स, इधर लाइव परफॉर्मेंसेज होती है। उधर कोई प्राइवेट इवेंट चल रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है, सड़क बंद कर रखी है। ये भाई पीगाल, मतलब काफ़ी वाइब्रेंट है यार ये एरिया भी। मतलब आज के दिन ऐसा नहीं है कि भी फैमिली फ्रेंडली नहीं है या फिर इधर आप नहीं आ सकते, नहीं रुक सकते, सही एरिया है। मतलब देख सकते हो आप लोग, ऐसा कुछ नहीं है जिस चीज़ के लिए इनफेमस रहा है। खूब सारे बार्स हैं, खूब ही सारे।
और ये सामने आ गई मेन रोड जिधर ट्रेन स्टेशन भी है। सामने आप वो लाल विंड मिल देख सकते हो विच इज़ द आइकॉनिक मूलान रूज, द वर्ल्ड फेमस कैबरे। ये भी एक कैबरे है तो इसके अंदर ऑब्वियसली लाइव थिएट्रिकल परफॉर्मेंसेज होती है, ड्रामाज होते हैं। कुछ लोग अंदर जाने लग रहे हैं, कोई परफॉर्मेंस बुक करा रखा होगा इन्होंने कैबरे का शो, वो देखने के लिए मेरे ख्याल से। और ये लाल विंड मिल आपको देखने को मिलेगा, ये इसकी पहचान है। आपको पेरिस की फोटोज में शायद आपने देखा भी हो। ये जो इसके ऊपर आर्टिस्ट बने हुए हैं ये रेड से कपड़ों में, ये मेरे ख्याल से इनकी जो कैन कैन डांस है जो यहीं से ओरिजिनेट हुआ था शायद, उसके ही परफॉर्मर्स है मेरे ख्याल से। ये सिक्योरिटी टिकट चेक कर रही है, लोग अंदर जा रहे हैं। अब यहाँ से अपन चलते हैं मोंटमार्ट्र की तरफ, जो कि रास्ता होके जाएगा एक पॉपुलर स्ट्रीट के थ्रू होते हुए, वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। यहीं से सीधा जाके इधर स्टेशन भी है, वो आगे स्टेशन, मतलब आपको ये कैबरे देखना हो तो आप इधर उतर सकते हो ब्लांचे पे। नहीं देखना सीधा मोंटमार्ट्र जाना है तो अगले उधर जाना पिगाल पे। इस रोड पे आप देख सकते हो मेरे लेफ्ट में इस तरह की दुकानें हैं खूब सारी। नॉट जस्ट माई लेफ्ट, रोड के राइट साइड भी कुछ ऐसे ही दुकानें हैं। इस एरिया में मैं खुद 10-11 बार आया हूँ, लेकिन मैंने खुद ही आज तक नोटिस नहीं करी इतनी दुकानें हैं ये। आज जब वीडियो बनाने लग रहा हूँ तब ध्यान गया, बड़ी बड़ी आ रही है तो सड़क पे दोनों ही साइड। ये तो बाकी बार है, अब कुछ इस तरफ भी उस तरफ भी। आज सारे बार फुल है भाई, सारे खचाखच भरे पड़े आज तो। ये जो अपने सामने सड़क है, दिस विल लीड अस टू मोंटमार्ट्र। आप देख सकते हो पहले तो कितनी लाइवली है, कितने बिजी बार्स दिख रहे हैं ना। और सड़क का नाम है रियू दे मार्तिर। देखो इस रोड पे आपको खूब सारे रेस्टोरेंट्स मिलेंगे। ये सड़क खाने के लिए मशहूर है, मतलब बिस्ट्रोज के अलावा यहाँ पे चॉकलेट्स की दुकानें, चीज़ की, मीट की, खाने पीने की इस तरह की दुकानें हैं। इस इंटरसेक्शन पे कितने सारे बिस्ट्रोज है, चारों तरफ कैफ़ेज़। ओ भाई साहब, बशीर की एक ब्रांच यहाँ भी है आइसक्रीम की। रू दे मार्टिर के बिल्कुल पैरेलली ये स्ट्रीट है रू दे स्टैनकर्क। ये देखो ये काफ़ी बिजी है, काफ़ी लाइवली रहती है सड़क। पूरी सड़क पे दोनों साइड सोवेनियर शॉप्स है, मतलब पेरिस का सामान आपको कुछ भी लेना हो, बैग्स वगैरह, फ्रिज मैग्नेट्स, कपड़े। इधर एक मेरे ख्याल चॉकलेट की दुकान भी है, लिंट की, मैंने पहले ली थी, हाँ वो रही आगे आपको दिख रही होगी। तो इस पूरी सड़क पे यही दुकानें हैं और ये रास्ता सीधा आगे जाएगा। वैसे मैं उधर से ऊपर निकल सकता था सीधा, पर मैं आपको ये रोड दिखाने के लिए इधर आया हूँ स्पेशली। अब इधर से अपन ऊपर जाएंगे साक्रे क्यूर बेसिलिका पे, उधर से सीढ़ियाँ चढ़ के अपने को जाना पड़ेगा। यहाँ से अभी सीधा चलते हैं अपन, ये वाली रोड है। पर इधर थोड़ा सा ध्यान रखना, वैसे सच बताऊं तो मतलब मेरी वीडियो में आपको ऐसा कुछ अभी तक दिखा नहीं कि भी कोई भी स्कैम हो रहा हो अपने साथ, या कोई इंसान किसी टूरिस्ट ट्रैप में फंसाने की कोशिश कर रहा हो। पर जनरली आपको स्पेशली इस रोड पे ध्यान रखना पड़ेगा। वो देखो आप नीचे से देख सकते हो कितना खूबसूरत है यार। उधर अपन चलेंगे शाम के समय, सनसेट के लिए पेरिस में बेस्ट स्पॉट है, इनफैक्ट सुबह सनराइज के लिए भी। क्या खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है यार। फुल भीड़ लगी हुई है, फुल। यहाँ से आप देखोगे लोग बाहर घास पे बैठे हुए हैं, आमतौर पे इसके आगे सीढ़ी है, उधर बैठते हैं लोग, शाम को रात को चलते हैं। इधर कुछ ही रेस्टोरेंट्स है, पर ना कोई भी ऐसा खास नहीं है, इधर अवॉइड ही करना खाना खाना। मतलब ये पूरे यूरोप का ही रूल है, कोई भी सबसे पॉपुलर जगह हो ना उसके आसपास के रेस्टोरेंट से मत जाओ। जनरली टूरिस्ट ट्रैप्स होते हैं वो, और लो क्वालिटी खाना होता है, बहुत महंगा खाना होता है। स्पेशली आईफल टावर भी अगर आप गए तो उसके आसपास रेस्टोरेंट्स पे खाना मत खाओ। अब ये लगी हुई लाइन ऊपर जाने के लिए, इधर से केबल कार जाती है और आपका जो नेविगो पास है पेरिस ट्रांसपोर्टेशन का, वो यहाँ पे काम कर जाते हैं, आपको ऊपर ले देगा, ठीक है। लेकिन इसमें भीड़ है, लाइन लगी रहती है, तो इसलिए अपन सीढ़ियों से ही जाएंगे। ये रही सीढ़ियाँ कम ही लोग प्रेफर करते हैं, स्पेशली टूरिस्ट जो है आमतौर पर ज़्यादातर इसी में जाते हैं, केबल कार में। ये वो सारे स्टेप्स जो हम चढ़ के आए हैं, और मेरे पीछे अब देखो ये आगे अब हम बेसिलिका पे। बहुत ही स्पेशल एरिया है यार ये है भाई मेरी पर्सनल फेवरेट जगह पूरे पेरिस में, वो बेसिलिका और इसकी ये स्टेयर्स, और मेरे राइट हैंड की तरफ पेरिस सिटी का पैनोरामिक व्यू।
हर वक्त आपको ये सीढ़ियाँ शाम के समय भरी मिलेगी। ये देखो ऊपर बेसिलिका साक्रे क्यूर और उसके नीचे देखो लोग आए हुए शाम के समय यहाँ बैठते हैं, आमतौर पे बियर पीते हैं, वीकडेज पे भी वीकेंड्स पे भी, जैसे जैसे रात होती है गिटार बजाते हैं, खाने पीने का सामान लाते हैं, पिकनिक मनाते हैं, बैठ के बातें करते हैं, सिटी को ऑब्जर्व करते हैं, पेरिस सिटी के नज़ारों को देखते हैं। अभी जो आप देख रहे हो मोस्टली लोग, इसमें से पेरिसियंस यानी कि पेरिस के लोकल्स शायद इतने ना हो, टूरिस्ट काफ़ी हो, लेकिन वीकडेज पे आमतौर पे या फिर ऑड आवर्स में 9-10 बजे के बाद में आपको मोस्टली लोकल्स ही मिलेंगे यहाँ पे, टूरिस्ट कम मिलेंगे फिर जितना लेट होता जाएगा। या फिर अभी फ़िलहाल गर्मी आ गई, टूरिस्टी सीज़न स्टार्ट हो गया यूरोप का। ठंड के समय या जिस टाइम इधर टूरिज़्म कम होता है तो यहाँ पे मोस्टली लोकल्स ही होते हैं। और इधर आके आमतौर पे मैं भी कई बारी दोस्तों के साथ यहाँ पे बैठता हूँ और हम सामने पेरिस सिटी को देखते हैं। कोई ना कोई परफॉर्म कर रहा होता है, खुद से ही गिटार बजा रहा होता है, कभी कोई डांस कर रहा होता है। आज ये भाई कैसियो बजा रहा है। उस तरफ खूब सारे लव लॉक्स लोगों ने लगा रखे हैं, वो देखो भरा पड़ा है उधर भी। और यहाँ पे लॉक्स बेच भी रहे होते हैं, मतलब शायद 5 यूरो का लॉक मिलता है, यहाँ आप खरीद सकते हो। लोकल सेलर्स घूमते रहते हैं, कोई बियर बेच रहा होता है, कोई पानी, कोई स्नैक्स, कोई लॉक्स। बस यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, जब भी आप इधर आके बैठो, इधर भी थोड़े बहुत स्कैम्स होते हैं। अपना सामान वगैरह संभाल के रखना, और कोई आपको इधर आके ब्रेसलेट बेच रहा है, कुछ और बेच रहा है, बोल रहा है आपके लिए फ्री में, वो एक्सेप्ट मत करना। और ये देखो यहाँ से पेरिस सिटी का नज़ारा, ब्यूटीफुल पैनोरामिक व्यू। हाँ, पर इधर से आपको आईफल टावर का व्यू देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो थोड़ा सा उधर रहेगा। वो भी दिखेगा अपने को जब अपन उधर जाएंगे, इधर से इन स्टेयर से नहीं दिखेगा। भीड़ बढ़ती जा रही है यहाँ पे। लोग रात के समय सभी लोग इधर गैदर हो जाते हैं सनसेट के टाइम। मेरी एग्जैक्टली इधर की भी एक तस्वीर है 2017 की, एक 2025 की भी है एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे। साक्रे क्यूर के अंदर चलते हैं अब, फ्री एंट्रेंस। इसके पीछे का उधर का एरिया बहुत मस्त है, इसके बाद चलेंगे। ये आ गए हम बेसिलिका के अंदर। इस बेसिलिका से ज़्यादा मेस्मराइजिंग इसके बाहर का ये व्यू है। बेसिलिका से बाहर आके अब हम अपनी इस वीडियो का पेरिस एक्सप्लोरेशन का फाइनल पार्ट यानी कि फाइनल नेबरहुड एक्सप्लोर करने वाले हैं, यानी कि मोंटमार्ट्रे, जिधर हम फिलहाल अभी है। ये नेबरहुड मशहूर है ऑब्वियसली, एक हिल टॉप विलेज है ये, पेरिस के सबसे ऊंचे हिल पे सिचुएटेड है ये एरिया। अपनी इन कोबलस्टोन स्ट्रीट्स, आर्टिस्ट, इन सोवेनियर शॉप्स और बोहेमियन वाइब्स के लिए मशहूर है ये एरिया। मेरे को काफ़ी पसंद है पर्सनली। इधर भी आपको छोटे छोटे सुंदर सुंदर कैफ़ेज देखने को मिलेंगे, और ये एरिया भी आप कंसिडर कर सकते हो रुकने के लिए अगर आप पेरिस आ रहे हैं तो। ये देखो लेफ़्ट में कुछ और बार्स, एक रेस्टोरेंट। मेरे को पर्सनली जैसा मैंने बताया पसंद है नेबरहुड काफ़ी। इस तरह की ये पोस्ट कार्ड शॉप्स, गिफ्ट शॉप्स। अभी देखना आगे जो ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर मशहूर है पेंटर्स के लिए, मतलब आर्ट आपको भर भर के देखने को मिलेगा इधर इस हिल टॉप एरिया में।
और जैसा मैं बता रहा था, आप ये नेबरहुड भी कंसिडर कर सकते हो पेरिस में रुकने के लिए। ओनली प्रॉब्लम इज़ कि इधर चढ़ाई काफ़ी है और अगर आप फिजिकली फिट नहीं हो, ज़्यादा चल नहीं सकते, तो आप इधर मत रुकना बिल्कुल भी। हालांकि यहाँ पे बस भी आती है, बस स्टॉप है इधर, वो देखो उधर बस स्टॉप है, पर बस पे कितना ही रिलाई करोगे ना। बहुत बढ़िया नेबरहुड है, पर तभी कंसीडर करना जब आप इधर चल फिर सकते हो। अभी देखो खूब भीड़ लगी हुई है। ये इनका स्क्वायर है जिधर पेंटर्स बैठते हैं, ये देखो ये स्क्वायर है। अभी रेस्टोरेंट्स ने ले रखे हैं, पिछली बार सर्दियों में जब मैं खाली था ये ऐसे कवर्ड नहीं था और पेंटर्स इसके अंदर ही बैठते थे। अभी बाहर की साइड होंगे मेरे ख्याल। हाँ ये देखो बाहर बैठे हैं, कि मतलब आपकी तस्वीरें बना देंगे बिठा के दोनों तरफ। खूब सारे ये देखो कितनी सारी ईटरीज है, बिल्कुल दोबारा से इधर आपको पेरिसियन वाइब्स मिलेंगी। जगह जगह पेंटर्स बैठे हैं, सारे पेंटर्स हैं। क्यूट सा नेबरहुड है। इधर भी ये भाई कुछ पेंटिंग करने पे लगा हुआ है। ये अलग अलग रेस्टोरेंट्स ने ले रखे हैं ये एरियाज। सर्दियों में ऐसा नहीं था, बिल्कुल खाली था ये वाला पार्ट, ये पूरा स्क्वायर। ये देखो यहाँ पे कपल्स की तस्वीरें पेंट करते हैं ऑन द स्पॉट, 10-15 मिनट में कर देते हैं। देखो यहाँ पे लगे हुए हैं सारे पेंटर्स लगे हुए हैं। मतलब बहुत ही, जैसे मैंने कहा, आर्ट्सी सा एरिया है ये। देखो सारे तस्वीरें बनाने लग रहे हैं। ये देखो मतलब खूबसूरत है यार, बहुत ही लाइवली। आज तो वीकेंड है ना, फ्राइडे की शाम है, बिल्कुल वाइब्रेंट। और यहीं से मतलब जिधर ये बस स्टॉप है, इस सड़क पे जाके राइट हैंड साइड में से आईफिल टावर भी दिखता है। इधर से दिखेगा आईफिल टावर, और रात को जब हर 1 घंटे बाद वो स्पार्कल करता है तो इधर से आप देख सकते हो उसे। हालांकि 130 मीटर ऊंचा है मेरे ख्याल से मोंटमार्ट्रे, और स्पॉट से दिखता नहीं है, छुप जाता है। ये रहा। तो दोस्तों ये थी मेरी वीडियो पेरिस एक्सप्लोरेशन की। बहुत सी चीज़ें मैं कर चुका था ऑलरेडी, जानता था, पर फाइनली इतनी बार पेरिस आने के बाद एटलीस्ट मैंने एक वीडियो के थ्रू आप लोगों के लिए वो चीज़ डिलीवर करी अब, जिससे आप अगर कभी पेरिस आने का सोच रहे हो, ट्राई कर रहे हो, तो आपको शायद थोड़ी सी मदद मिले। बाकी मैंने मोस्टली एस्पेक्ट्स कवर कर लिए जो मैंने मॉन्ट्रियल में करे थे। एक चीज़ जो मुझे याद आ रही है कि हर चीज़ हालांकि मॉन्ट्रियल में सस्ती रही है अभी तक पेरिस से, लेकिन एक चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा महंगी थी मॉन्ट्रियल में, वो थी जिधर मैं रुका था, यानी कि अकोमोडेशन या मेरा हॉस्टल। मैंने वीकेंड पे फ्राइडे रात पे शायद कितने 12,000 रुपये कुछ दिए थे हॉस्टल के। सैटरडे रात को 13,500-14,000 रुपये दिए थे उस हॉस्टल के, जिस हॉस्टल में मैं रुका था मॉन्ट्रियल में। और सारी चीज़ें बुकड आउट थी, फुल थी, मतलब शहर के अंदर हॉस्टल ढूंढना इम्पॉसिबल हो रखा था। पर पेरिस में द गुड थिंग इज़ यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है हॉस्टल्स के। इवन दो अभी वीकेंड स्टार्ट हो गया है, गर्मियाँ स्टार्ट हो गई है, बिजी सीजन स्टार्ट हो गया है। मैंने अभी यहाँ पे हॉस्टल्स चेक करे तो इतने सारे अवेलेबल ऑप्शन दिखा रहा था, 30 यूरो में, 40 यूरो में, 50 यूरो में, 60, 70, 100, 150, जितने भी यूरो का आपको चाहिए। तो हालांकि पेरिस एक्सपेंसिव है काफ़ी मॉन्ट्रियल से, अभी तक हमने जितने भी एक्सपीरियंसेस करे उनको देखते हुए, लेकिन अगर रुकना हो तो यहाँ पे ऑप्शंस बहुत सारे हैं, हॉस्टल्स बहुत सारे हैं। और ऐसा होना बहुत मुश्किल है कि आपके पास कोई ऑप्शन ही ना हो रुकने के लिए हॉस्टल का, क्योंकि मॉन्ट्रियल में मेरे साथ ये चीज़ हुई थी, हॉस्टल सारे फुल, होटल्स फुल, एयरबीएनबी फुल, क्योंकि सारे इवेंट्स एक साथ हो गए थे वहाँ पे। F1 था, वीकेंड था, वेदर बहुत अच्छा था उस वीकेंड पे। एटलीस्ट ये समस्या मोस्ट लाइकली आपको पेरिस में फेस नहीं करनी पड़ेगी, और यहाँ पे जो हॉस्टल्स एटलीस्ट वो आपको मॉन्ट्रियल से काफ़ी कम प्राइस में मिल जाएंगे। बाकी आप लोगों ने डिफरेंसेस देखे दोनों सिटीज़ के बीच में, मेरे एक्सपीरियंसेस देखे। खाने के ऑप्शंस पेरिस में ज़्यादा है, सस्ता मॉन्ट्रियल है खाने के लिए डेफिनेटली। कनेक्टिविटी की बात करें, आई थिंक पेरिस इज़ बेटर। इवन दो मॉन्ट्रियल में आप इंटरनली ट्रैवल कर सकते हो मेट्रो से, लेकिन पेरिस में जस्ट बिकॉज इट इज़ इन यूरोप, इट इज़ सो वेल कनेक्टेड। आप यहाँ से लंदन की ट्रेन पकड़ के चले जाओ डायरेक्टली, आसपास आप ब्रुसेल्स चले जाओ, एम्स्टरडैम चले जाओ, जर्मनी चले जाओ, कहीं पे भी आप पूरी तरह से कनेक्टेड हो। ट्रेन पकड़ो, चाहे बस लो, चाहे फ्लाइट्स लो, इतने सारे ऑप्शन है आपके पास, चाहे गाड़ी रेंट पे लो, वो करके चले जाओ। मतलब कनेक्टिविटी में तो नथिंग कैन बीट यूरोप। इसके अलावा अगर हम सेफ्टी की बात करें तो मॉन्ट्रियल वॉज अ वेरी सेफ सिटी, मतलब अनलाइक मेनी सिटीज इन नॉर्थ अमेरिका, मॉन्ट्रियल काफ़ी सेफ था। पेरिस में हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं जिससे हम कह सकें कि ये सिटी अनसेफ है, फिर आपको ख्याल रखने की जरूरत है। शायद हो सकता है इसलिए कि मैं टूरिस्ट लग ही नहीं रहा था जब मैं यहाँ पे घूम रहा था, मैं शायद काफ़ी हद तक ब्लेंड इन होने लग रहा था। लेकिन फिर भी मैं आपको कहूँगा कि पेरिस में आपको सेफ्टी का ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा इन कंपेरिजन टू मॉन्ट्रियल। कनेक्टिविटी एंड ट्रांसपोर्टेशन पेरिस, प्राइसेस मॉन्ट्रियल, फ्लेक्सिबिलिटी पेरिस। और वहीं इसके अलावा हम ये बात करें कि आपके पास क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर करने को या फिर एक्सपीरियंस करने को, तो मॉन्ट्रियल में जो लिस्ट थी वो इतनी बड़ी नहीं थी, छोटी थी लिस्ट। जबकि पेरिस में आप देख लो, मैं दिन रात लगा हुआ हूँ 2 दिन से, और काफ़ी पॉपुलर चीज़ें तो मैंने कवर ही नहीं करी। मैंने आपको मॉन्ट्रियल में उनकी फार्मर्स मार्केट दिखाई थी, पेरिस में नहीं दिखाई, हालांकि मेरी लिस्ट में थी वो। आईफिल टावर पे जाने का टाइम ही नहीं था, सेन रिवर क्रूज करनी थी, वो नहीं कर पाए। मतलब इतनी चीज़ें ऐसी है जो मैं यहाँ पे कवर ही नहीं कर पाया, क्योंकि देयर इज सो मच टू डू इन पेरिस। और अगर मैं मेरा फाइनल कंक्लूजन बताऊँ दोनों सिटीज़ पे, तो आई थिंक मॉन्ट्रियल इज़ वेरी यंग, ईजी गोइंग, वेरी आर्टिस्टिक। इनफैक्ट पेरिस भी बहुत आर्टिस्टिक है। और अगर हम पेरिस को डिस्क्राइब करें तो आई थिंक इट इज़ अ वेरी रोमांटिक
सिनेमैटिक सिटी एंड देयर इज सो मच दैट यू कैन डू हियर। तो दोनों में से कौन सी सिटी बेहतर है, इसका जवाब मैं आप लोगों के ऊपर ही छोड़ता हूँ। आपने मेरी दोनों वीडियोस देखी एंड आई बिलीव कि अब आप लोग इजीली कंक्लूड कर सकते हो कि कौन सी सिटी ज़्यादा बेहतर है, मॉन्ट्रियल या पेरिस। फाइनली अब मैं पेरिस को छोड़ के यहाँ से वापस मॉन्ट्रियल फ्लाई करने वाला हूँ, लेकिन मॉन्ट्रियल से मैं तुरंत फ्लाइट लेके जाने वाला हूँ सैन फ्रांसिस्को अपने भाई के घर। कुछ दिन और यूएस में बिता के फिर मैं जाऊँगा अपनी अगली डेस्टिनेशंस की तरफ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको पेरिस सिटी के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप यू हैव अ ग्रेट डे। गुड बाय। दोस्तों पेरिस के बारे में एक बात ऐसी है जो मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर पाया था। बड़े ही ब्यूटीफुली ना इस शहर ने अपने आर्किटेक्चर और हिस्ट्री को प्रिजर्व करके रखा है। आपको जितनी भी बड़ी बिल्डिंग्स दिख रही है ना, आपको पेरिस सिटी में ऐसी बिल्डिंग्स, मॉडर्न बिल्डिंग्स नहीं देखने को मिलेंगी। देखो ये सारी ग्लास की बिल्डिंग्स या ये स्काई स्क्रैपर्स आपको सिटी के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे। पेरिस सिटी के वेस्ट में ला डिफेंस ये एरिया है और सारी बिल्डिंग्स इन्होंने शहर के बाहर बना रखी है ताकि इनका जो ओरिजिनल आर्किटेक्चर है, जो भी हिस्ट्री है, वो सारी प्रिजर्व्ड रहे। ये चीज़ मेरे को काफ़ी सही लगती है पेरिस के बारे में, जबकि मॉन्ट्रियल में दुनिया भर की बाकी सिटीज में ऐसा नहीं है। उधर क्या देखने को मिलेगा आपको, ऐसी बड़ी बिल्डिंग्स और पुरानी बिल्डिंग्स, म्यूजियम सब आपस में मिक्स होया होता है, लेकिन पेरिस में ऐसा नहीं है। फिलहाल मैं ला डिफेंस आया हुआ था तो मैंने सोचा ये चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। ले भाई रोलिंग है पर कुछ याद नहीं है, देख लेता हूँ कोई ले गया ना बात जी। कैपिटल सिटी ऑफ फ्रांस पेरिस से। पेरी हिल रहा है यार ये हवा की वजह से। अरे यार ये फेर ही लिया, अभी करती भाई, कट गया सुसरा। बहुत गर्मी है भाई, बहुत तप रहा है। आई होप रिकॉर्ड हुई हो 20 मिनट। कि इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, अगर आप लोग पेरिस आने की बाकी से पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें अगर, और मैं चाहे इसकी तारीफ करूं या बुराई, इसके ऊपर मैं यार एडिटर भाई अरे यार चल क्यों नहीं रही। और अगर आपका है, अरे यार आड़े अडानी थी तो ना भी काफ़ी क्वाइट है और इस साइकिल पे बैठते ताकि अपने काम थोड़ी जल्दी हो सके। यार ये तो बदसूरत सी है। ये जो लोग आप देख रहे हो ये भी लाइन में लगे हुए हैं, कौन ही लग गई किसी के। Which is the iconic गाड़ी अड़गी क्या iconic